ट्रम्प भाई साहब कितने वॉलेटाइल है, मार्केट से ज्यादा अगर कोई वॉलेटाइल है तो वो है डोनाल्ड ट्रम्प। हम अगर आज बात करें एसेट क्लासेस जो सबसे ज्यादा लोग इन्वेस्ट जिसमें करते हैं वो क्या होता है, इक्विटी होता है, लैंड होता है, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है और आजकल क्रिप्टो करेंसीज को भी हम कहेंगे। तो इनमें इतना ज्यादा वाइड डिफरेंस आते जा रहा है कि लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा। सिल्वर लास्ट एक साल से अगर मैं बात करूं तो 180% चढ़ गया। इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड पूरी दुनिया में। ये डॉलर को इतना तवज्जो क्यों दिया जा रहा है, कभी सोचा आपने? देखिए इतिहास के पन्नों में सब कुछ लिखा हो, पर मैं थोड़ा सा सरलता से मैं इसको बताता हूं आपके पॉडकास्ट में आज पहली बार। मैं डंके की चोट पे ये कह रहा हूं कि ये यूएस डॉलर जो इतना ज्यादा हर कोई बोलता था ना यूएस डॉलर, इसका दबदबा आने वाले 15 से 20 साल में खत्म भी हो सकता है। अभी चलिए बिकॉज मुद्दा छूट ही गया तो बोल ही देता हूं मैं। सिल्वर हर जगह चल रहा, आपने तो सुना होगा आए दिन। अभी हमने बात करी 180% चल गया। इसके पीछे चाइना है और ग्रैंड मास्टर पहली बार दुनिया में ऐसा हो रहा है, ये लेट 90s की बात है, कि कंप्यूटर के साथ उसका मैच हो रहा है। आज के पहले कभी हुआ नहीं और सबको पता है ग्रैंड मास्टर ही जीतेगा क्योंकि उसके सामने कोई टिका नहीं। और सबकी नींदें उड़ गई, हैरान हो गए जब कुछ मिनटों में कंप्यूटर ने उस ग्रैंड मास्टर को हरा दिया। मुझे एक चीज यहाँ पर ये समझनी है कि इंडिया की पोजीशन कहाँ पर स्टैंड कर रही है। अभी ताना मार रहे भारत को, है बहुत खामी, इस देश में खामियां नहीं होती। एटलीस्ट हम लोग ये तो है कि आज अगर मैं दिल्ली में बैठ के आपके साथ ये पॉडकास्ट करूं, मुझे ये डर तो नहीं अचानक से मेरे ऊपर बम तो ना गिर जाए। ऐसे काफी सारे देश हैं। करंट सिचुएशन क्या है शेयर मार्केट की? और ये ना एक शक्ति होती है अमित भाई स्टॉक मार्केट में, कुछ लोगों के पास है, आप भी शायद कुछ लोगों को जानते होंगे, वो जिस लेवल पे जिस चीज को छूते हैं वो वहां से पलट उसके जिस म्यूचुअल फंड में आपने लगाया हुआ है उसमें कौन से स्टॉक कौन से डेट है वो आपको पता है? नहीं पता है, बट स्टिल लगा रहे हो क्योंकि आपको पता है, फाइनेंस इन्फ्लुएंसर सबने बताया हुआ है, अभिषेक भाई ने बोला, संजय भाई ने बोला है, तो मतलब एसआईपी तो करनी पड़ेगी। करेक्ट, इसको कहते हैं अनइंटेंडेड इन्फ्लोस। 24,000 करोड़ हर महीने हर क्वार्टर इस हिसाब से आ रहा है। 2026 में मिड के आसपास के बाद से सिल्वर उतना परफॉर्म करेगा ही नहीं। एक बाल्टी है, एक बलून को मैं बाल्टी के अंदर लेते जा रहा हूं, धीरे धीरे जाए, बट जैसे मैं ही छोड़ू ऐसा आ जाएगा। तो वही हुआ था, ये शॉर्ट थे लेकिन वो प्रेशर नहीं हो पाया, तो ये शॉर्ट स्क्वीज कहते हैं। गोल्ड अलग अलग फंक्शन होते हैं, लोग बोलते हैं गोल्ड ज्वेलरी खरीदें, गोल्ड ब्रिक खरीदें या डिजिटल। बट याद रखिए एज पर सेबी डिजिटल गोल्ड इज अ स्कैम। देयर इज समथिंग कॉल्ड गोल्ड ईटीएफ्स, आप उसी में डालें। अच्छा ओके, मैंने कई जगह पढ़ा आईपीओ इज अ स्कैम। आई डोंट नो व्हाट इट इज, व्हाट डू यू थिंक? जितनी भी सबसे बड़ी आईपीओज आई हैं ऑन रिकॉर्ड, वो सबसे ज्यादा बड़ी वेल्थ डिस्ट्रॉयर रही हैं। अगर तुमने 20 साल पहले 1 लाख रुपए, अरे भैया 1 लाख रुपए उन आईपीओ में लगाए होते तो आज तुम्हारे पास कर्जा होता। एज अ ट्रेडर जब मार्केट में आते हैं तो आपकी लड़ाई सिर्फ 2 चीजों से होगी, एक आप खुद से, आपके इमोशन से, और दूसरा मशीन से। 98% ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में मशीन से होती है, एल्गो से होती है। अब आप मेरे को बताओ क्या मशीन के आगे हम सोच भी पाएंगे? तो इंटरनल करप्शन से कुछ ब्रोकर्स को ये पीछे वाले का एक्सेस हो गया। अब सोचिए 15 सेकंड फॉर कंपनीज हु हैव बिग मशीन्स, उनको 15 सेकंड पहले पता है रिजल्ट खराब, बेचो, तो आपको तो देखते ही 3% नीचे दिख रहा है। एक मिडिल क्लास आदमी जो आज हमारे मान लो 50,000 से लाख रुपए के बीच में कमाता है, उसके फाइनेंशियल डिसीजन आज के टाइम में किस तरीके से होने चाहिए? ब्रॉड सजेशन क्या होना चाहिए आपके व्यूअर्स से? फ्री बताता हूं, चैट जीपीटी के साथ दिन भर ये बतियाते हो ना, मेरी डार्लिंग मोनालिसा को मैं इंप्रेस कैसे करूं, आज मैं उसको कौन से अच्छे वर्ड बोलूं, इसके जगह पे आप उससे पूछ लो, हे चैट जीपीटी क्या तुम मुझे ये बता सकते हो ये एसेट क्या होता है, इजी शब्दों में बताओ कि ये एसेट मैं कैसे बना सकता हूं, उसके साथ ये सीखो। वेरी गुड। हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब के एक और जोरदार पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम कुछ ऐसे टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं, ऐसे मुद्दों पर बात करने वाले हैं जो हर किसी के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पूरी दुनिया एक दूसरे से लड़ाई कर रही है, बार बार उसका इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पर आता है, फिर इंडियन इकोनॉमी पर आता है। यहाँ पर गोल्ड के प्राइस बढ़ रहे हैं, सिल्वर के प्राइस बढ़ रहे हैं, लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। डॉलर पूरी दुनिया पर राज कैसे कर रहा है, उसके बावजूद भी बहुत सारी कंट्रीज़, चाहे चाइना हो चाहे वो रशिया हो, ये डॉलर को थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। कई जगह ये बात होती है कि रुपीज़ नीचे गिर रहा है तो ये खराब बात है, लेकिन बहुत सारे इकोनॉमिस्ट बोलते हैं अगर रुपये की वैल्यू नीचे जा रही है तो ये शायद कहीं ना कहीं इंडिया के लिए बहुत ही अच्छे साइन है। तो इन सारे सीक्रेट्स के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ आज एक ऐसे फाइनेंस एक्सपर्ट हैं। वैसे तो उन्हें इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आज के टाइम में वो इंडिया में वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर हैं। बहुत सारी जगह पर बहुत सारे पॉडकास्ट में आपने डेफिनेटली उनको सुना ही होगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं जब वो अपनी विजडम से बात करते हैं, अपनी नॉलेज से बात करते हैं, वो हर किसी के साथ कनेक्ट कर पाते हैं और बहुत सारे जवाब जो इस तरह की क्वेश्चंस हमारे माइंड में चलते रहते हैं। आज उन सब के जवाब देने के लिए हमारे साथ सामने है अभिषेक भाई। अभिषेक भाई, आपका हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आज तो बहुत सारे टॉपिक है हमारे पास बात करने के लिए, लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट है कि आज के टाइम में जो करंट सिनेरियो चल रहे हैं, महंगाई भी कह रहे हैं बहुत चल रही है, रिसेशन भी चल रहा है, बहुत कंट्रीज़ में लड़ाइयाँ भी चल रही हैं, डॉलर ऊपर नीचे, इंडियन रुपी ऊपर नीचे, इतनी सारे जो सर्कमस्टांसेस हैं। डू यू सी कि द एंटायर वर्ल्ड जो फाइनेंशियल इकोनॉमी है एंटायर वर्ल्ड की, वो बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है फिलहाल? बिल्कुल अनसर्टेन तो है अमित भाई। देखिए आपने जैसे फैक्टर्स बताया उसको अगर
कुछ डाइवर्सिफाई करके मैं बताऊं, क्लासिफिकेशन करके, तो पहला जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बहुत हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स क्यों हैं? क्योंकि रशिया यूक्रेन का वॉर रुका नहीं है। अगर आप सऊदी वाले एरियाज पे भी जाते हैं, मिडल ईस्ट तरफ भी जाते हैं, वहाँ पर कुछ ना कुछ कभी ईरान के साथ चल रहा है, कभी किसी गाजा वाला युद्ध चल रहा है, कुछ ना कुछ चल रहा है। इवन आप इंडिया के आसपास के मुल्कों में भी देखेंगे तो आए दिन आपने सुना होगा नेपाल में कभी हो जाता है, कभी श्रीलंका में हो जाता है। तो पहला ऑन द वॉर फ्रंट काफ़ी अनसर्टनिटी है, दैट इज नंबर 1। दूसरा, पॉलिटिकल फ्रंट पे भी देखोगे तो जो सबसे बड़ी पावर है, यूएस पावर है, वहां पर भी आपको अनसर्टेनिटी दिख रही है। वहां पर तो अलग ही किस्सा चल रहा है। वहां का प्रेसिडेंट वहां के सेंट्रल बैंक के चेयरमैन को ताने मार रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे डोनाल्ड ट्रंप वहां के प्रेसिडेंट हो गए और पॉवेल साहब हो गए। वो सीधे पॉवेल साहब को ऐसे ऐसे अपशब्द, आप खुद सोचो, मतलब एक तरीके से आप समझो सेंट्रल बैंक मतलब जैसे हमारे इधर आरबीआई, ठीक है, और प्रेसिडेंट मतलब यहाँ के प्रधानमंत्री समझ लेते हैं। मतलब आप सोचो यहाँ के प्रधानमंत्री हमारे आरबीआई के चेयरमैन को बुरा भला और ऐसा भी कि ये साला नालायक है, ये टुच्चा इंसान है, ये बेकार इंसान है, और ऐसे शब्द जो मैं खुद भी नहीं कह सकता हूं। अब जस्ट इमेजिन करो उस पोजीशन की एक डेकोरम होती है, वो तक भूल के। इतना ही नहीं, पॉवेल साहब और ट्रंप साहब की तब से ऐसी लड़ाई चल रही है कि अब उनके ऊपर उन्हीं के देश के प्रेसिडेंट ने इंक्वायरी बिठा दी है कि भाई ये चोरी डकैती करी है इसने। तो सीन क्या हुआ था, ट्रंप भाई साहब कितने वॉलेटाइल है, मार्केट से ज्यादा अगर कोई वॉलेटाइल है तो वो है डोनाल्ड ट्रंप। करेक्ट। अब डोनाल्ड ट्रंप के किस्से देखिए, 2018 में जब वो प्रेसिडेंट बने तो उस समय पे क्या हुआ कि पॉवेल साहब क्या कर रहे थे कि धनाधन इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे थे। सिंपल अक्षरों में समझे, जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो वो बिजनेसेस के लिए इतना अच्छा नहीं होता है। तो ट्रंप साहब बोले, अरे तू पागल है क्या, क्या कर रहा है मेरी इकोनॉमी में, तू ये सारी चीजें कर रहा है, बढ़ने नहीं दे रहा, तो पागल है। पहले इतना किया। फिर 2022 में कोरोना आया। कोरोना के समय पे जो वहां की फेड थी, उन्होंने बोला भाई इकोनॉमी में बहुत नेगेटिविटी हो जा रही है, बचने का एक ही तरीका है, जितने हो सके प्रिंट करो डॉलर, छापो छापो छापो, और उन्होंने इंटरेस्ट रेट धनाधन कम कर दिए। तो ट्रंप भाई साहब फिर पलट गए, क्या देव मानुस है भाई, ये तो बहुत ही बढ़िया इंसान है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, करो 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 करो। उसके बाद क्या हो गया कि आने वाले 4 साल में उन्होंने करीब धीरे 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 करके 11 बार हल्का 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 करके 5% तक बढ़ा दिया। फिर बोले तू साला फिर मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो फिर क्या हो गया, 2025 अप्रैल में की बात है, तो ट्रंप भाई साहब ने देखा कि ये जो पॉवेल साहब जहां जो दिया गया है इनको, जहां पर फेड बैठती है, वहां पर क्या हुआ है, तो वहां पर करीब कुछ मतलब 2000 करोड़ के आसपास का रेनोवेशन सारी चीजें हुई थी। तो बोल दिया पॉवेल तो अपने आप को पैलेस में रख रहा है, अपने आप को राजा समझ रहा है, गवर्नमेंट का पैसा खा रहा है, और ये करके पीछे पड़ के अब उनके एसोसिएट्स ने, ट्रंप के एसोसिएट्स ने उन पे इंक्वायरी चढ़ा दी है। पॉवेल साहब बोलते कि भाई मेरे को तो देश के हिसाब से देखना पड़ेगा ना कि कब इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है कब घटाना है, मैं कोई बायसनेस नहीं ले सकता हूं। तो ये एक एरिया हो गया जहां पर पॉलिटिकल टर्मोइल भी यूएस में एक अलग चल रहा है। मतलब फेड वर्सेस ये चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भैया तुम रेट कम ही रखो, मेरे को दिखाना है मेरी सरकार में सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब बढ़िया हो रहा है, और पॉवेल साहब का भरोसा नहीं है। तो ये वाली चीज दूसरी चीज हो गई है। तीसरी चीज आप देखोगे एसेट क्लासेस भी, जैसे हम अगर आज बात करें एसेट क्लासेस, जो सबसे ज्यादा लोग इन्वेस्ट जिसमें करते हैं वो क्या होता है, इक्विटी होता है, लैंड होता है, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, और आजकल क्रिप्टो करेंसीज को भी हम कहेंगे। तो इनमें इतना ज्यादा वाइड डिफरेंस आते जा रहा है कि लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा। सिल्वर लास्ट 1 साल से अगर मैं बात करूं तो 180% चढ़ गया है। एज ऑफ डे अपन जब बात करें 180% सिल्वर चढ़ गया है, गोल्ड तक इतना नहीं चढ़ा है। इक्विटी अगर आप हमारे देश की बात करें, निफ्टी का अगर आप चार्ट खोल के देखेंगे तो उसने सालों साल 10% का रिटर्न दिया, और यहां पर 180% का रिटर्न दे दिया। रियल एस्टेट भी इतना नहीं दिया जितना इसने दिया, तो वो एक डिफरेंस चले गया। क्रिप्टो करेंसीज ने इससे पहले वाले साल में भयंकर रिटर्न दे दिया। तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा। तो यस, अनसर्टेनिटी हर जगह पर है कि एक जगह पर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, एक जगह पर जियोपॉलिटिकल टेंशंस बहुत हो रहे हैं, एक जगह पर पॉलिटिकल टेंशंस, हमारे देश में भी काफी सारे रूट कॉजेस इश्यूज हो रहे हैं, और एक जगह पर एसेट क्लासेस भी है। तो यस, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। एक ना मैं बेसिक सवाल, आई एम श्योर बहुत लोगों को मदद करेगा, बहुत बेसिक है कि डॉलर का जो प्राइस है वर्सेस इंडियन रुपी का जो प्राइस है, ठीक है, ये इसका इतना ज्यादा इम्पैक्ट कैसे पड़ जाता है कि डॉलर जब ऊपर जा रहा है, कुछ लोग जब इंडियन रुपीस के बारे में बात करते हैं वो ये भी बात करते हैं कि इंडियन रुपी जब नीचे गिर रहा है एज कम्पेयर टू डॉलर, तो कुछ लोग तो बोलते हैं ये तो बड़ा खराब हो रहा है, लेकिन बहुत सारे इकोनॉमिस्ट बोलते हैं ये तो बहुत अच्छा है। इसको ना बहुत सिंपल तरीके से मैं समझा देता हूँ आपके पूरे व्यूअर्स को, एक बार में समझ में आ जाएगा, और वो समझ में आया तो लाइक कर देना भाई। बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ। आप एक चीज बताइए, आप आईटी में काम किए थे, क्योंकि आपने अपने हर इंटरव्यू में कहा, आई थिंक IBM, बकाडी बकाडी इन सब में काम किया था, ठीक है।
अब आपके मेन क्लाइंट्स विदेशी होते थे, बहुत सारे क्लाइंट्स, करेक्ट। अब आप ये चीज सोचो, अगर एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं, मैं 60 रुपीज जब डॉलर है तब मैं कोई सामान बनाता हूं, ठीक है, 60 रुपए का डॉलर है तब मैं वो एक सामान बताता हूं। ऑप्शन 1, मैं 60 रुपीज पे बना रहा हूं। एक है कि मैं उस पे जो भी मार्जिन बनाऊं, 1 का 2 पे बेचूं तो मेरे पास बस वो 2 रुपए का फायदा हुआ। करेक्ट है। अब जस्ट इमेजिन करो, अगर वही डॉलर जो 60 रुपीज का है वो अब 90 हो गया, तो प्रोडक्ट सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन उसी चीज का मुझे ज्यादा पैसा मिल रहा है। बनाई मैंने उतने में ही है। मैंने 30 की बनाई थी, मैं $1 पे बेच रहा था जो 60 का था, मैंने अभी भी 30 पे बनाई है, लेकिन मैं डॉलर पे बेच रहा हूं। अब वो डॉलर 90 का अगर हो गया तो मेरा मुनाफा बढ़ गया, करेक्ट। इसलिए कहते हैं एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब हमारे देश में बना के मैं जब दूसरे देश को बेच रहा हूं, तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री के लिए फायदा होता है जब रुपी की वैल्यू कम हो जाती है। क्लियर है? क्लियर है। रुपी की वैल्यू, ठीक है। अब ऐसी कौन सी इंडस्ट्री, ये समझिए, सबसे प्राइम 2 होती है, एक आईटी होती है, एक फार्मा होती है। आप इसको कैसे, आप इसको एक सिंपल सा लॉजिक देखिए। आईटी के सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स जो हमारा जब 2000-2001 में सबसे ज्यादा आईटी फ्लरिश हुआ था, वो इसलिए हुआ था क्योंकि .com बूम के टाइम पे एक चीज आई थी, Y2K बबल, जो सबको पता है कि 0 अगर ईयर के एंड में आ गया तो दुनिया खत्म हो गई, तो सारे प्रोजेक्ट्स इंडिया में आ गए थे। तो इस चक्कर में हमारे इधर इंडिया का जो केपीओ बीपीओ वाला कल्चर है वो बहुत फ्लरिश हुआ कि मैन पावर सस्ते में आ रहा है। हमारे प्रोजेक्ट्स हम बाहर बेचते थे, तो एक्सपोर्ट का एक आईटी ऑलमोस्ट 70% हमारा पैसा वहीं से आता था। बट अब आपको बता दूं, यूरोप से भी काफी ज्यादा हमारा कनेक्शन है, ठीक है। दैट इज वन। दूसरी कौन सी इंडस्ट्री थी? फार्मा। फार्मास्यूटिकल्स में यूएस वाले बहुत कोशिश किए, लेकिन हमारे जैसे जेनेरिक फार्मा वो नहीं बिल्ड कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका लेबर कॉस्ट ज्यादा है, उनकी इंडस्ट्रियल कॉस्ट ज्यादा है, तो वो नहीं कर पा रहे। तो उस चक्कर में उनको यहीं से भारत पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो दो जो सबसे ज्यादा सेक्टर जब भी रुपी इस तरह से होगा तो वो होता है आईटी। इतना क्लियर हो गया, आईटी और फार्मा। लेकिन अब इसको आप सोचिए कि इसमें हमारे लिए किस प्रकार से ये नुकसान हो जाता है जब ये चीज होती है। डोमेस्टिक चीजें महंगी हो जाती हैं, इंपोर्ट महंगा हो जाता है। जैसे आपको पता है, हम बहुत कम लोगों को पता होगा, मैं बता देता हूं। इंडिया, जैसे हम गोल्ड सिल्वर और इन सब की बातें कर रहे हैं, इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड। सबसे ज्यादा कंज्यूम करते हैं हम गोल्ड पूरी दुनिया में। सबसे ज्यादा गोल्ड आपके जितने भी व्यूअर्स हैं, आप आपकी बीवियों के पास देखिए, घर की विमेन के पास देखिए, सबसे ज्यादा गोल्ड हमारे इधर कंजम्पशन के हिसाब से होता है, हिडन गोल्ड बोलते हैं। पर आपको ये चीज पता है, सेम विद सिल्वर। सिल्वर के भी हम बहुत बड़े कंज्यूमर हैं, लेकिन आपको पता है कि हम लोग सबसे बड़े प्रोड्यूसर नहीं, हम सबसे बड़े इंपोर्टर हैं सिल्वर के। हम सिल्वर इंपोर्ट करते हैं। ऑलमोस्ट हर साल हम 25% ग्लोबल सप्लाई का सिल्वर इंपोर्ट करते हैं। और ये तब की बात है जब ईवी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, हम इन जनरल की बात कर रहे हैं कि माइनर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। और जो हम लोग, क्योंकि आप देखो कि दिवाली में सिल्वर का कॉइन दिया जाता है, सिल्वर की लक्ष्मी दी जाती है, तो हमारे इधर ना ये वाली चीज बहुत है। तो अगेन कमिंग टू द पॉइंट, क्या होता है, एक सिंपल सा समझिए कि जब भी रुपी वीक हो रही है, इन लॉन्ग रन हमारी डोमेस्टिक कंपनीज के लिए वो अच्छा नहीं है। सिंपल है, ठीक है। लेकिन रुपी जब स्ट्रेंथ लेगी तो वो हमारी डोमेस्टिक कंपनीज के लिए बहुत अच्छी होती है। परफेक्ट, सिंपल। दूसरी चीज, इसको दूसरे एंगल से अपन देखते हैं। लेट्स से एक व्यक्ति सोचेगा, आप इन्वेस्टर के माइंडसेट से देखो, क्या होता है कि विदेशियों के लिए ये चीज फायदे हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो विदेशी, एग्जाम्पल देखिए, जो विदेशी बोलता था कि यार 60 रुपए का डॉलर है, ठीक है, जब 60 रुपए का डॉलर है, मुझे पता है कि डॉलर स्ट्रेंथ होगी और इनकी इकोनॉमी वीक होगी, तो मैं जब इधर पैसे डालूंगा, अगर इक्विटी ने मुझे रिटर्न भी नहीं दिया ना, तो वो जब 60 से 90 होगा तब भी तो मेरे को फायदा हो ही रहा है ना। मतलब बिना सोचे समझे मेरे को कुछ साल में कुछ परसेंटेज तो फायदा हो रहा है। तो इस तरह से पूरी तरीके से। अच्छा, और जस्ट बिकॉज, अब मैं थोड़ा कंटेक्स्ट समझा दूं, क्योंकि आपकी व्यूअर्स के ना दिमाग में क्वेश्चन आएगा, शायद आपके दिमाग में कि डॉलर को इतना तवज्जो क्यों दिया जा रहा है, कभी सोचा आपने? तो बताता हूँ इसके ऊपर। देखिए, इतिहास के पन्नों में सब कुछ लिखा हुआ है, और मैं थोड़ा सा सरलता से मैं इसको बताता हूँ। 1944 की बात है। तो 1944 में एक हेमिस्फीयर होटल नाम की जगह थी, जहां पर कि 44 कंट्रीज के टॉप ऑफिशियल आए थे, और इसको कहते हैं ब्रेटन वुड्स समिट। ब्रेटन वुड्स का एग्रीमेंट कहते हैं। ये बहुत हिस्टोरिकल है, इकोनॉमिक्स के लोगों को ये चीज पता रहती है। तो यहां पर क्या हुआ, ये लोग देख रहे थे कि वर्ल्ड वॉर और ये जो 1929 का ग्रेट रिसेशन हुआ, प्रॉब्लम ये हो जाती है कि लेट्स से बहुत सारी कंट्रीज हैं। अब बहुत सारी कंट्रीज क्या करती हैं, कभी अगर वो अपनी करेंसी में ट्रेड कर रही हैं तो वो एक फिक्स वैल्यू नहीं कर पा रही हैं
कि मान लीजिए कोई युआन दे रहा है, युआन के बदले में कितना गेहूं दें हमें नहीं पता भाई, क्योंकि वैल्यू ऊपर नीचे होती जा रही है। फिर कभी कोई यूरो दे रहा है तो कितना। तो ये 44 देशों ने सोचा कि भाई हमें ना एक गोल्ड स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा एज इक्वल टू गोल्ड। तो देखा भैया सबसे ज्यादा गोल्ड किसके पास है, तो 20,000 टन का गोल्ड था यूएसए के पास। तो सारी 44 कंट्रीज ने बोला भाई यूएसए को, यूनानिमसली उन लोगों ने वोट करा कि भाई भाई जो तुम बोलो वैसा है। तो यूएस डॉलर को फिक्स किया गया। तब मेरे हिसाब से आईएनआर 4 रुपए के हिसाब से था। आज सोचो कहां चले गया है, एक यूएस डॉलर 4 का था और आज आप देखो। बट फिर क्या हुआ, लेट मिड 1970s की बात है, उसको कहते हैं निक्सन शॉक। निक्सन प्रेसिडेंट वहां पर एक बने, प्रेसिडेंट निक्सन। अब सीन क्या हो गया था, ओवर दीज ईयर्स जो ये 30 साल का एक पीरियड रहा, तो स्वाभाविक सी बात बन गई कि सबने समझा कि गोल्ड पहला स्टैंडर्ड है और डॉलर इज एज गुड एज गोल्ड। तो डॉलर में व्यापार हो रहा है। बट कुछ यूरोपियन देश, इटालियन और ये सब ना थोड़े समझदार थे, उन्होंने देखा कि भाई डॉलर का ना इतना भरोसा नहीं है, सोने का भरोसा है। तो क्या करते हैं, जो डॉलर अपने पास जहां से भी आ रहे हैं उससे अपन सोना लेते जाते हैं, सोना लेते जाते हैं। तो सोना किसके पास सबसे ज्यादा था, यूएस के पास। तो ये जो आसपास वाले थे सब ना सोना लेते जा रहे हैं। अब यूएस सुपर पावर क्यों बना था, क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा सोना था। अब इस समय पे इनके पास बच गया 8,000 टन, मतलब 8,000। हाँ, तो निक्सन जी को समझ में आया भैया ये तो उल्लू बनाया जा रहा है, मतलब ये ट्रेड कर करके ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो उन्होंने रातों रात ऐलान कर दिया कि वो जो सारे रूल्स बने वो खारिज हो गए, वो फर्जी हो गए, इस तरह से। तो वो एक निक्सन शॉक लग गया उस समय पे कि भाई अचानक से, मतलब आप देख रहे हो यूएस अपना दबदबा कैसे किस तरह से बनाती रहती है। तो वो बना दिया, तो बोले भाई ये तो दिमाग खराब हो गया इसमें। फिर एक कंसेप्ट आया पेट्रो डॉलर का, कि अरब वालों ने इतना व्यापार कर लिया था, इतना व्यापार कि बोले भाई क्या क्या कर रहे हो तुम, कैसे। बोले आप टेंशन मत लो, आपको ना हम मिलिट्री सपोर्ट देंगे, आपके पास बहुत तेल के खदाने हैं तो प्रोटेक्शन चाहिए, हम मिलिट्री करेंगे, बदले में ना आप सारी चीजें हमारे इधर डॉलर से करो, सारी चीजें आप हमारे इधर इन्वेस्टमेंट करो, आप इधर करो, हम बाकी सारी चीजें करेंगे। तो अरब वालों के रिश्ते इस तरह से उधर से बने। तो घूम फिर के आप देखिए कि यूएस डॉलर को तब से ये ज्यादा वेटेज मिले। लेकिन आपके पॉडकास्ट में आज पहली बार मैं डंके की चोट पे ये कह रहा हूं कि ये यूएस डॉलर जो इतना ज्यादा हर कोई बोलता था ना, यूएस डॉलर, इसका दबदबा आने वाले 15 से 20 साल में खत्म भी हो सकता है। बिकॉज देखिए जियोपॉलिटिकल टेंशन आप देख रहे हो, ट्रम्प भाई साहब इतने विचलित क्यों हो रहे हैं, क्योंकि अचानक से एक दिन तस्वीर आती है कि मोदी जी चाइना के प्रेसिडेंट एज वेल एज रशिया के प्रेसिडेंट साथ में घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे देशों को समझ में आ गया है कि भैया ये सामने वाला व्यक्ति जो उधर यूएस अब चला रहा है ये बावला इंसान है। हाँ। ये कब क्या करेगा किसी को कोई भरोसा नहीं। करेक्ट। तो धीरे धीरे, क्योंकि अब जब वो टैरिफ वाला ड्रामा शुरू हुआ, रेसिप्रोकल टैरिफ करके हम पे 50% लगा दिया, तो इन लोगों ने बोला भैया ये तो भरोसे लायक इंसान नहीं है। तो अपन धीरे धीरे छुपके अपनी टैग टीम बनाना शुरू करते हैं, अपनी टीम बनाना शुरू करते हैं। और ये कहीं ना कहीं ट्रम्प ताऊ को भी समझ में आ रही है कि ये सारी चीजें क्या। तो धीरे धीरे करके अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा इवन ब्रिक्स नेशन बोलते हैं। हाँ। जो ब्रिक्स नेशन होते हैं, आज आपको पता है 42 कंट्रीज वेट कर रही है एप्लीकेशन डाल के कि हमको भी ब्रिक्स में ले लो भैया, ब्रिक्स में। बट अभी इन्विटेशन वो खोल नहीं रहे। अभी क्या है कि ब्रिक्स में सबसे पावरफुल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इज चाइना। चाइना की तो अभी इतने जल्दी करेंसीज कुछ बदलेंगे नहीं। और आप देखो इतिहास गवाह है, कभी भी कोई चीज ना स्टैंडर्ड हमेशा के लिए नहीं रहा है। Correct. एक जमाना था जो बहुत सालों पहले राजा महाराजाओं के समय पे सोने की मुद्रा लो, ये लो, अशरफिया लो, ये सब था। फिर उसके बाद कोई एक समझदार व्यक्ति आया, उसने बोला भाई इतना सारा सोना कहाँ लेके जाएंगे, चोरी डकैती हो जाती, क्या करें। तो फिर चाइना में कोई बंदा बैठा था, उसने पेपर करेंसी निकाल दी। बोला चलो ठीक है। उससे भी पहले, सोने से पहले चलता था बार्टर सिस्टम, कि भाई मेरी बकरी के जगह पे तू 2 बोरी गेहूं ले आ, पर उसमें सिमिलैरिटी नहीं होती थी, सिमेट्री नहीं होती थी, तो वो बंद हुआ। फिर वो पेपर करेंसी आई, फिर क्रिप्टो आया। तो आप देखिए फिर डॉलर जो मैंने इवेंट बताई है। तो एनीवेज किसी भी करेंसी या किसी भी चीज का ये जो पूरा ट्रांजैक्शन होता है वो 200 साल के अंदर वो चेंज हो ही जाता है। तो आई थिंक विद इन द नेक्स्ट 20 ईयर्स ये चीज बदलेगी और हमारी डॉलर पे डिपेंडेंस, अब वो क्या हो सकता है वो आई कैन नॉट से। अभी चाइना की दबदबा है तो कहीं ना कहीं एसोसिएटेड नेशंस भी सोचेंगे कि नहीं इतना भी नहीं, बिकॉज चाइना भी कम नहीं है। चाइना का भी जब मूड आता है वो कुछ भी कर सकता है उस हिसाब से। तो वो वाली चीज वो कर रहे हैं। लेकिन और चाइना तो यार बहुत षड्यंत्र वाला है, वो मैं बताऊंगा बहुत अभी चलिए, बिकॉज मुद्दा छूट ही गया तो बोल ही देता हूं मैं। सिल्वर हर जगह चल रहा है, आपने तो सुना होगा आए दिन। अभी हमने बात करी 180% चल गया, इसके पीछे चाइना है। अब आप समझिए, देखिए भारत का एक अलग डायनेमिक है। चाइना ने बहुत, मतलब क्या क्या सोचते हैं। पहली बात, चाइना ने सबसे पहली चीज क्या की, उसने 15-20 साल पहले ईवी पे काम शुरू करा।
ठीक है, ईवी की बैटरीज, ईवी के सोलर पैनल्स पीवी, इस पे लगता है सिल्वर पेस्ट। करेक्ट। ईवी व्हीकल्स यूटिलाइज 70 to 80% ऑफ दिस सिल्वर कंपोनेंट। तो इन्होंने बोला पूरी दुनिया हम पे डिपेंड होंगे, जल करना सबको ईवी है। तो सबसे पहले ये, अच्छा, सबसे ज्यादा रिफाइनिंग अगर ग्लोबली कहीं पर होती है सिल्वर की रिफाइनिंग, मैं माइनिंग नहीं बोल रहा हूँ, वो चाइना पे होती है, पॉलिशिंग। तो सबसे पहले उन्होंने पूरा सप्लाई को कंट्रोल कर लिया। अब उन्होंने जनवरी 2026, लेटेस्ट बता दो उन्होंने क्या किया। जनवरी 2026 में चाइना ने एक रूल बना दिया, उनकी सरकार ने, कि हमारे पास एक्सपोर्ट लाइसेंस का ये रूल बन गया, ओनली दीज 40 to 45 एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज जो हमको पसंद है, जो हमारे रूल्स को फॉलो करती है, वही ग्लोबल सप्लाई कर सकती है, बाकी नहीं। तो अब आप समझो, पूरी दुनिया को अगर पहले 200 कंपनी सप्लाई करती थी, अब 44 हो गई। तो जो सप्लाई चेन, क्योंकि लैग होगा ना, क्योंकि एक ही पे इतना ऑर्डर हो गया। Correct. तो अब आप सोचो, अब आप सोचो, ओके, पूरा सप्लाई चेन। और चाइना की एक और चीज बताता हूं, जो बस जस्ट बिकॉज आपका पॉडकास्ट लोग सुन रहे हो, मैं कहीं नहीं बोल रहा हूं, इधर ही बताता हूं आपको एक चीज। पता है चाइना वालों ने और एक शाणेपंती क्या करी? चाइना वाले ना डेटा बहुत अच्छी स्टडी करते। 2007-8 में जब यूएसए में लेमन ब्रदर का क्राइसिस हुआ, तो चाइनीज वाले साइड में देख रहे थे कि भाई हमने बहुत इन्वेस्टमेंट कर दिया और इसके कारण घाटा हो सकता, तो उन्होंने बहुत मैनिपुलेट करके अपने इन्वेस्टमेंट तो जैसे तैसे बचा लिया। इस बार उन्होंने देखा कि भैया ये यूएस वाले ना बड़े ऐसे ही करते हैं, मतलब मन मौजी, इनको लेवरेज दे दो, उधार का पैसा दे दो तो लगे रहते हैं। तो इस बार उन्होंने बहुत स्मार्ट ट्रिक्स खेली है। उन्होंने स्मार्ट ट्रिक्स की खेली है, मेटल सिल्वर यहां पर अपना कंट्रोल कर लिया। कोबाल्ट की खदानें भी ले गए हैं ये लोग साउथ अफ्रीका के, जो कि ईवी में यूज करेंगे। 75% पे कंट्रोल इनने जमा लिया। बोले भाई अब तुम कुछ भी कर लो, ये कर लो। तीसरी चीज इन्होंने देखा कि भैया पूरे ग्लोबल अगर जितना भी वो सारी चीजें हैं, अगर हमको सबसे तेज चलना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए? डिफेंस। उन्होंने दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस आर्सेनल बना लिए। तभी तो ट्रंप को पलट के जवाब दे देते हैं ये लोग कि ट्रंप बोल रहा है मैं 100%, हाँ हम 180%। दो टाइम पास कर रहे, कोई कुछ करने नहीं वाला। बट वो कर क्यों पा रहे हैं कि भाई ट्रंप तू बोल, तू दबा ही नहीं सकता। ये सिंपल सी चीज है। तो आप ये सारी चीजें, और उनको भी पता है कल को हम छोटा सा वॉर सिचुएशन करके ताइवान को अगर पकड़ लें कुछ भी करके, सेमीकंडक्टर सारे ऑटोमोबाइल के वहीं से आते हैं, हम उसको भी अटका देंगे। तो चाइनीज, हम लोग एआई की आज बात कर रहे हैं, वो लोग 8-9 साल पहले से लगे पड़े हुए एआई पे। और वो क्यों? क्योंकि एक चीज हमको सीखनी चाहिए। देखिए, क्योंकि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हो और पॉजिटिव थिंकिंग की बात करते हो, तो यहाँ पर एक चाइना से चीज सीखनी है। चाइना में एआई का कल्चर क्यों आया? क्योंकि चाइना बहुत ना कल्चरली रिच है, हाँ। बहुत स्ट्रांग है। और वहां पर ये कास्टिज्म वाला स्ट्रांग नहीं, वो प्रॉपर अपनी विरासत को मानते हैं। तो वहां पर सब लोग आराम से एक स्टेडियम पे बैठे हैं, चाइना वाले एक मैच देख रहे हैं, चेस का मैच चल रहा है, उनका ग्रैंड मास्टर बैठा हुआ है। और ग्रैंड मास्टर पहली बार दुनिया में ऐसा हो रहा है, ये लेट 90s की बात है, कि कंप्यूटर के साथ उसका मैच हो रहा है। आज के पहले कभी हुआ नहीं है। और सबको पता है ग्रैंड मास्टर ही जीतेगा, क्योंकि उसके सामने कोई टिका नहीं है। और सबकी नींदें उड़ गई, हैरान हो गए जब कुछ मिनटों में कंप्यूटर ने उस ग्रैंड मास्टर को हरा दिया। सब एक बार के लिए निराश, मतलब एक्चुअल इमोशनल आउटबर्स्ट। लेकिन उसी के बाद सेकंड थिंग आया कि भाई अगर ये ग्रैंड मास्टर को हरा सकता है एक कंप्यूटर, एक सिस्टम, एक एआई, तो ये दुनिया में क्या क्या कर सकता है। और उस दिन से उन्होंने एआई पे काम करना शुरू किया। तो आप देखिए, ये सीखने वाली बात है। हम लोग हार से निराशा मान लेते हैं, वो लोग हार से भी वो क्या बोलते हैं, आपदा में अवसर, वो लोग वो निकाल ले रहे हैं। तो जितना चाहे हम ऑटोनोमी का हेट करें, ये करें, चाइना ने पॉलिटिकली लोगों को ऑटोनोमी नहीं दी है, लेकिन फाइनेंशियल ऑटोनोमी दी है। अगर आपके अंदर हिम्मत है, हाँ, बस आप सरकार से ना भिड़ते हो, सब कुछ अच्छे से करते हो, हम देंगे। आप खुद सोचो। दूसरा, उनका फायदा देखो, उनकी लोकल कंजम्पशन इतनी ज्यादा है कि उनको इंपोर्ट का ज्यादा कुछ लगता ही नहीं है। तभी तो वो बोलते हैं कि चाइनीज लोग इतना प्रोड्यूस पूरी दुनिया में माल डाल देते हैं। सिंपल सा है। हमारे बीच में इंडिया में 10 साल पहले चाइना के कितने माल बिक रहे थे, चाइना मार्केट लगते थे, आपको ध्यान होगा, है ना। तो वो सोचो, तो वो भी हमको अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि भाई उन्होंने अपना तरीका निकाला। उन्होंने आपके वीडियो देखा, समझ लिया अबंडेंस हर जगह है, तो हमारे देश का खत्म हो गया तो बाकी जगह से अबंडेंस ले आए। बट ये सीखने वाली बात है कि दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टू। तो जो आपने पहला सवाल पूछा, अनसर्टनिटी है। डॉलर वाला भी कंसेप्ट मैंने समझा दिया। वैसे तो मैं बहुत चीजें बता दी फ्लो में, बट ये सारी चीजें अभी चल रही हैं। अमेजिंग। मुझे एक चीज यहाँ पर ये समझनी है कि इंडिया की पोजीशन कहाँ पर स्टैंड कर रही है आज। यू नो, व्हेन इट कम्स टू फ्रेंडशिप विद रशिया, इट्स वेरी स्ट्रांग। अब वो चाइना वाला एंगल साथ में आ रही है, साथ में फोटो आ रही है, सब अवेलेबल। और दिस इज समथिंग व्हिच इज आई थिंक गुड फॉर इंडिया, लुक्स गुड, यू नो। देखिए ये बहुत ही सही चीज है। सबसे पहले इसका पहला
पब्लिक प्रूफ कब मिला? जब डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ के साथ एक पेनल्टी टैरिफ लगाई। उसने पेनल्टी टैरिफ क्यों लगाई? कि भले भाई रशिया यूक्रेन का जब वॉर हो रहा था तब तुमने रशिया से क्रूड ऑयल क्यों लिया? जबकि ये खुद ही ये लोग थे, यूएस वाले ही थे, वो पहले बोल रहे थे कि नहीं दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी, प्लीज ले लो। और फिर डोनाल्ड ट्रंप खुद बोला। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को क्यों इतना सपोर्ट कर रहा है? क्योंकि वहां के जो वजीर हैं, क्या बात है, इनको नोबेल प्राइज दिला दो, और तो बाप इंसान है, कुछ भी बोल के हाँ यही सारी चीजें करवाते रहते हैं। तो वो वाली चीज चलती है। तो सबसे पहली चीज ये है कि इंडिया रियलाइजेस कि उनको, देखिए जब भी रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, लोगों ने स्टैंड लिया, इंडिया वाज न्यूट्रल। हमको हमारे ये भी दोस्त हैं, क्योंकि उनको पता है हिस्टोरिकली लॉन्ग रन से देखा जाए तो भैया रशिया हैज बीन बेटर फ्रेंड्स इन कॉन्ट्रास्ट टू अदर्स। तो इंडिया में मैं कहूंगा डिप्लोमेटिकली बहुत अच्छा, इतने बड़े पॉलिसी में जब इतना प्रेशर रहता ना, तो ये बहुत बढ़िया डिसीजन था। अब दूसरी चीज क्या हो गई अमित भाई, जैसे मैंने आपको बताया कि जो सबसे ज्यादा रिफाइनिंग हो रही है सिल्वर की, अगर मैं बात करूं, वो हो रही है चाइना पे। करेक्ट। इंडिया ऑल्सो नोस कि हम पूरी तरीके से उधर नहीं कर सकते। अब ये जो एक्सपोर्ट वाला सिस्टम लगा दिया दुनिया भर का, बैन नहीं लगाया बट एक तरीके से कंट्रोल लेने की कोशिश ही कर रहे हैं। तो अब इंडिया ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रही है। अब ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने में दो चीजें हो जाती है। पहला, क्योंकि नया नया ऑल्टरनेटिव ढूंढोगे तो पहली बात तो एक्सपेंसिव रहता है, क्योंकि मास स्केल जब तक नहीं होगा तब एक्सपेंसिव है। दूसरा चीज है इस प्रोसेस में समय और पैसा बहुत लगता है। बट इंडिया हैज रियलाइज्ड कि हमें ये चीजें करनी पड़ेंगी, इसलिए वो इधर उधर सबसे बात करती है। जैसे डिफेंस का हम बहुत बड़ा डील रशिया के साथ करते हैं कि भाई हमको डिफेंस के इंस्ट्रूमेंट्स दो, ये सारी चीजें दो, क्योंकि इंडिया ऑल्सो नोस कि दुनिया इतनी वॉलेटाइल हो रही है कि कब कौन सी चीज की हमकी जरूरत पड़ गए पता नहीं, क्योंकि युद्ध के लिए कोई ललकारे और सामने वाला मिसाइल के साथ हम तलवार के साथ है तो हम तो ऐसे भी नहीं लड़ पाएंगे। तो एटलीस्ट इंडिया उसके लिए प्रिपेयर कर रही है, तो वो अपने रिश्ते वहां पर भी सुधार रही है। तो मैं ये कहूंगा कि हमारी जो लीडरशिप है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, अगर आप पोजिशनिंग की बात कर रहे हो, हम एकदम बेस्ट जगह पे तो नहीं है बट हम रिलेटिवली सही जगहों पे हैं। क्योंकि आप एक चीज देखो ना यार अमित भाई, हम लोग जितने भी ताना मार रहे भारत को, हैं बहुत खामियां हैं, किस देश में खामियां नहीं होती हैं? एटलीस्ट हम लोग ये तो है कि आज अगर मैं दिल्ली में बैठ के आपके साथ ये पॉडकास्ट कर रहा हूं, मुझे ये डर तो नहीं अचानक से मेरे ऊपर बम तो ना गिर जाए। करेक्ट। ऐसे काफी सारे देश हैं जहां पर ये चीज हो रही है। एटलीस्ट मेरे को ये चीज है कि मैं बाहर चल के किसी के साथ गाली गलौज हो जाए तो मर तो सकते हैं बट ठीक है, एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी है। बाहर के केस में तो सीधे उड़ा भी देंगे, आपको पता नहीं चलेगा। तो ऑन अ लॉट ऑफ वेज हम लोग को ग्रेटफुल होना चाहिए कि इंडिया इज स्टिल पोजिशन्ड इन अ बेटर पोजिशन। क्या स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है? यस है। जैसे AQI वाला किस्सा आप ले लीजिए। बीजिंग ओलंपिक्स जब हुई थी उसके 10 साल पहले चाइना का AQI भारत से बेकार था, 800 पहुंच गया था। वहां के मिनिस्टर लोग छुपाने की कोशिश कर रहे थे इस चीज को कि किसी को बताना नहीं है, बट पब्लिक को कैसे पता लग गया कि यूएस और बाकी लोगों को उंगली करनी थी, तो उन्होंने नासा के फुटप्रिंट्स लेके डाल दिए कि देखो तुम्हारे इधर AQI खराब है, तुम्हारे पॉलिटिशियंस तुमको बेवकूफ बना रहे हैं। पर उसके बाद जो वो इंटरेस्टिंग था, जैसे पॉलिटिशियंस ने समझा कि भैया हाथ से बात निकल गई है, तो प्रधानमंत्री वहां के आए और हाथ जोड़ के बोले सॉरी हमसे गलती हो गई, दूसरी अब हम इस पे लड़ेंगे इस चीज से। और उन्होंने 3-4 पॉलिसीज लगाई, 10 साल में चेंज हो गई। पहली पॉलिसी फॉरेस्टेशन, भयंकर तरीके से उन्होंने पेड़ लगाए। दूसरा उन्होंने इंडस्ट्रीज को बोल दिया कि मिथेन पे काम करोगे और आउटस्कर्ट्स में काम करोगे, अंदर करोगे तो कोई टेंशन नहीं है, हम इंडस्ट्री बंद करवा देंगे, बाहर करोगे तो हम सब्सिडी देंगे। तीसरा उन्होंने देखा कि व्हीकल से पॉल्यूशन हो रहा है, उन्होंने बोला भैया व्हीकल बिंदास लो लेकिन लॉटरी सिस्टम होगी, जिसकी लॉटरी लगेगी उसी को, साल में एक बार वो लॉटरी आती थी। और दूसरा उसमें आपको एक एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, लाइसेंस का एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। लेकिन अगर ईवी लोगे तो ईवी कंपनीज को भी सब्सिडी मिलेगी, तुमको भी डिस्काउंट मिलेगा और तुमको ये, तो अचानक से वो ट्रेंड। तो आप ये चीज देखो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 1st से 5th क्लास तक कुछ पढ़ाओ ना पढ़ाओ, एनवायरमेंटल साइंस और मॉरल साइंस पढ़ानी पड़ेगी। तो आप देखो सिंपल एग्जीक्यूशन। और 10 साल बाद बीजिंग ओलंपिक्स हो रहा है, लोग वहां पे खड़े हुए हैं और उसको ब्लू ओलंपिक्स का नाम दिया गया, क्योंकि जब आसमान पे देखा तो आसमान पूरा नीला। तो पॉलिसी चेंज। तो कमिंग टू दिस पॉइंट, इंडिया इज स्टिल पोजिशन्ड इन बेटर वेज, देयर आर स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, बट मेरे को लगता है कि धीरे 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 करके हम शायद एटलीस्ट कंपेयर टू अ लॉट ऑफ नेशंस हम उनसे काफी ज्यादा आगे रहेंगे। सुपर्ब। ओके, अभी करंट सिचुएशन क्या है शेयर मार्केट की इंडियन? तो देखिए शेयर मार्केट एज ऑफ नाउ जब अपन बात कर रहे हैं हाईज के आसपास ही है, लेकिन लास्ट 1 साल से आप मोटा मोटी इंडेक्स का रिटर्न देखेंगे तो कुछ दिया नहीं है। स्मॉल कैप स्टॉक्स देखेंगे, मिड कैप स्टॉक्स देखेंगे तो पोर्टफोलियो लाल है। लोग परेशान है कि भैया ये क्या चल रहा है, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है, मेरा पोर्टफोलियो तो लाल लाल पड़ा हुआ है कि भैया ऐसा मैंने क्या ले लिया है। और ये ना एक शक्ति होती है अमित भाई स्टॉक मार्केट में, कुछ लोगों के पास है, आप भी शायद कुछ लोगों जानते होंगे, वो जो जिस लेवल पे जिस चीज को छूते हैं वो वहां से पलट जाती है।
ये बहुत बहुत बड़ी शक्ति होती है। आपके भी कोई दोस्त है तो उसको जरूर मेंशन कीजिएगा कि भाई आपने अगर पूरा अच्छा खासा वो एसेट क्लास चल रहा है 100, 500, 200, 1000, आपने 1001 पे लिया, वो टॉप लग गया है बस। उसके बाद वो 600 के ऊपर ही नहीं जा रहा है। तो ये एक शक्ति भी होती है बहुत लोगों के पास, उसके लिए सिद्धियां करनी पड़ती है। ये डार्केस्ट मेडिटेशन होता है नॉट द डार्क बट हैविंग सेड दैट, ये मेरा मानना है 2026 की अगर मैं बात करूं तो जो ब्लू चिप वाला सेक्टर है, जो अच्छी कंपनीज है, वेल रेप्यूटेड कंपनीज है, वो अच्छे फंक्शन करेंगी। उसका रीजन में क्यों हुआ, सिंपल सी बात है कि लास्ट इतने महीनों से FIIs बेच रही हैं बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी एंड ऑल। कहीं ना कहीं जब ये रुकेगी तो ये जो फिरंगी इन्वेस्टर्स होते हैं ना, ये छोटे मोटों से ज्यादा ये डिपेंड करते हैं वेल रेप्यूटेड प्रॉपर कंपनीज में। तो ये जो पैसा इनको अगर लगाना भी है तो ये हमारे देश में कहाँ लगाएंगे, ये लगाएंगे इस बड़ी कंपनी में। दूसरा, ये क्यों लगाएंगे, सिंपल सी बात है कि जो बाहर के ये इन्वेस्टर्स होते हैं, इनके फंड मैनेजर होते हैं, इन लोगों ने फंड मैनेजर को दिया भाई 50 करोड़ मेरे है, ये मेरे एंसेस्ट्रल 1000 करोड़ है, ये 100 करोड़ है, लगाना है। वो अगर हर देश में लगाएंगे लेकिन इंडिया में नहीं लगाएंगे और गलती से इंडिया उस साल परफॉर्म कर गया तो वो अपने फंड मैनेजर को निकाल देंगे, तो फंड मैनेजर की कमीशन चली जाएगी। तो झक मार के अगर किसी ने 1000 करोड़ दिया है उस फंड मैनेजर को, तो उस 1000 करोड़ का 20%, 30% उसको इंडिया में लगाना ही पड़ेगा। तीसरी चीज है, हमारे इधर होता है अनइंटेंडेड इनफ्लोज। अर्थ क्या होता है, आप SIP करते हो अमित भाई? हाँ। करते हो? कितने साल से कर रहे हो? मैं आई थिंक करूँगा 10-11 साल 10-11 साल से कर रहे हो। टोटल कितने म्यूचुअल फंड्स रखे होंगे पोर्टफोलियो? पहले तो बहुत सारे थे, अब कम किए। अब 5-6 रखे हैं। हाँ, 5-6 रखे हुए हैं। 5-6 के सबके प्रॉपर नाम पता है आपको? नहीं, नॉट एग्जैक्टली। ठीक है। कौन उनके मैनेजर है, एसेट मैनेजर, वो पता है? नहीं। उसके जिस म्यूचुअल फंड में आपने लगाया हुआ है उसमें कौन से स्टॉक, कौन से डेट है, वो आपको पता है? नहीं पता है, बट स्टिल लगा रहे हो क्योंकि आपको पता है। फाइनेंस इन्फ्लुएंसर सबने बताया हुआ है, अभिषेक भाई ने बोला है, संजय भाई ने बोला है, तो मतलब SIP तो करनी पड़ेगी। करेक्ट? इसको कहते हैं अनइंटेंडेड इनफ्लोज। 24,000 करोड़ हर महीने, हर क्वार्टर इस हिसाब से आ रहा है क्योंकि लोगों को पता नहीं है किधर कैसे जा रहा है, लेकिन उनको ये पता है कि महंगा इन्फ्लेशन बोला है फाइनेंस इन्फ्लुएंसर ने, इन्फ्लेशन को बीट करना है तो SIP करनी पड़ेगी। तो इसको अनइंटेंडेड इन्फ्लोज, तो ये हमारा रुकेगा ही नहीं है। आपको क्या लग रहा है FIIs बेच के जा रही है तो भी हम क्रैश क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि ये डोमेस्टिक हम लोगों का ही पैसा इतना है जो उस कुशन को, शॉक को एब्जॉर्ब कर दे रहा है। ओके। और आप सोचो, अभी तक स्टॉक मार्केट में सिर्फ 6% लोगों का पार्टिसिपेशन है। आबादी 146 करोड़ की है, अवेयरनेस बढ़ रही है, लोग समझदार हो रहे हैं, महंगाई खा रही है, सबको पता है, तो और पैसा आएगा। और एक इंटरेस्टिंग चीज, चलिए बातों बातों में बताता हूँ। आजकल आपने वो वाला कंसेप्ट सुना है अमित भाई? इससे हमारे और आपके खास मित्र हैं, वो खुश नहीं होंगे, परीक्षित भाई, लेकिन वो एक कंसेप्ट होता है क्या, डबल इनकम नो किड वाला, वो एक डिंग कुछ तो भी बोलते हैं, वो समझ गया ना? वो आजकल एक वो चलता है कि दोनों इनकम करेंगे बट नो किड, डबल इनकम नो किड, है ना? इस तरह से। तो परीक्षित भाई सॉरी, बट रियलिटी अब मैं बताता हूँ, इसके चक्कर में भी, और ये कंसेप्ट बहुत चल रहा है, आप मेट्रोज में जाएंगे, सिटीज में जाएंगे, इवन निखिल कामत तो वोकली बोलता है कि भैया रहने दो, मत करो इस तरह से, और ये कंसेप्ट बहुत चल रहा है। करेक्ट? और एटलीस्ट इफ नॉट दैट, लोग 1 किड पे अब सेटिस्फाई हो रहे हैं। ये आपने पैटर्न देखा होगा। एग्जैक्टली। करेक्ट। तो अब इससे क्या हो रहा है, पहले के जमाने में क्या होता था, जब 4 बच्चे, 5 बच्चे, 3 बच्चे, खर्चे ज्यादा, तो अगर इनकम आ रही है 50,000 तो 40,000 तो जाना ही है। करेक्ट? अब क्या हो रहा है, 50,000 आ रहा है, आप शौक में उड़ा लो, जितना भी उड़ाओगे, एक पॉइंट पे आके अपने पास सेविंग्स बच रही है, सेविंग्स अकाउंट तो 2-2.5% दे रहा है, तो ये सरप्लस अमाउंट में लगाऊंगा कहां पे? अरे रियल एस्टेट तो महंगा है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ये भी आ रहा है इक्विटी पे। ये चीज भी आएगा इक्विटी पे। तो जो बर्थ रेट डिक्लाइन, आपको बाय द वे फैक्ट बता दूं कि इंडिया में भी थोड़ा सा ओवर द लास्ट 5 इयर्स बर्थ रेट डिक्लाइन पे आया है। लोगों को कहाँ से, मैं मेट्रोज की बात कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पुणे, मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये जब प्रेफर कर रहे हैं कि नहीं, तो वो लोगों का मान लीजिए, और आपको पता है बैंगलोर में सैलरीज 2 लाख 2.5 लाख इस तरह की लग रही हैं, खर्चा अगर 50,000 का है, वो 1.5 लाख, अभी चलो 50,000 और उड़ा दिया तो वो 1 लाख कहाँ जा रहा है भाई? मेरे एजेंट ने बोला SIP, तो ये पैसा आगे और भी आएगा। तो इस चक्कर में इंडियन इक्विटीज मैं कहूंगा आर बेटर प्लेस। हाँ, बस अभी एक चीज है, वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है।
जो अब धीरे धीरे वापस नॉर्मल हो जाएगा विद इन 3 to 4 months। मैंने इससे पहले एक पॉडकास्ट लास्ट सितंबर अक्टूबर 2025 में दिया था, जिसमें मैंने कहा था कि भाई जनवरी से लेके मार्च एक समय होता है जहां पर बहुत प्रॉफिट बुकिंग होती है। हम 26,500 पे थे, हम 25,500 पे अभी बात कर रहे हैं, 25,400 25,500, तो वो होती है, वो नेचुरल है, एडजस्टमेंट्स होता है, पैसा निकाला जाता है, ये वाली चीज है। लेकिन अब आप एक चीज देखो, अब वैल्यूएशन जब थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो रही है, पैसा आते जा रहा है कहीं ना कहीं वैल्यू, तो ब्लू चिप स्टॉक्स एक ऐसा एरिया होगा जिस पे सबको ध्यान रखना चाहिए। मैं नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि गूगल करने नहीं बोलूंगा, बट सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं इसलिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो दैट इज नंबर 1। दूसरी चीज जो जाएगा, अब कुछ लोग दुखी हो जाएंगे, आई डोंट नो ये कब रिलीज करोगे, 2026 में मिड के आसपास के बाद से सिल्वर उतना परफॉर्म करेगा ही नहीं। ओके। क्योंकि ये एंगल कोई सोच ही नहीं ये रहा। नीचे जाएगा या इसी पे बैलेंस करेगा? सैचुरेट और थोड़ा नीचे भी जाएगा। ओके। मतलब जो लोग सोच रहे हैं ना कि इस महीने जब हम बात कर रहे हैं ना, तो सिल्वर ने 40% का रिटर्न दिया, महीने का बता रहा हूं मैं, 40%। और जितने लोग कूद रहे हैं ना, ये जो बोलते हैं ना कि आग बुझने के पहले के वो आखिरी वो कुछ रहेंगे, वो थोड़ा स्ट्रेच करके वो रुकेगा। मैं बताता हूं क्यों। अब जितने लोग आज यहां तक टिके हुए हैं, कमेंट्स में वो बताएंगे कि हम यहां तक थे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको कोई सोशल मीडिया, क्योंकि ये जब तक आपको फाइनेंस की नॉलेज नहीं होगी कोई नहीं बता पाएगा। करेक्ट है। इसका कंसेप्ट सिंपल सा है, एक चीज होती है गोल्ड इज टू सिल्वर रेशियो। गोल्ड इज टू सिल्वर रेशियो। ये शुरुआत तो इजिप्ट के समय से ही हुई थी। इजिप्ट के बाद एक लियांट करके एक जगह था, वहां से आया था। तो फिर उसमें बेसिकली क्या हुआ था, उसको एक सिंपल से समझिए कि 10 ग्राम गोल्ड के बदले में कितना ग्राम या कितना किलो सिल्वर आ जाता है, ठीक है। हिस्टोरिकली देखा गया है कि जब भी ये वैल्यू हो जाती है, लेट्स से 1:100 हो गई, ओके, तो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है। अभी जो चल रहा है एज ऑफ नाउ, जब हम ये बात कर रहे हैं, ये 1:58 है, 1:54, 1:58। ओके। ये बेसिकली कब हुआ था, जब ये नीचे से सिल्वर वापस ऊपर जाना शुरू किया। सिल्वर भाग कब रहा है, 2018-19 में स्टेबल होके 20-21 से धीरे धीरे चला, और एक्चुअल में भागा ये 24-25 में ही है। करेक्ट। 24-25 के पहले तो कोई बात ही नहीं कर रहा था सिल्वर की, तो ये तब से भागा है। अब जो हम लेवल पे आए, गोल्ड इज टू सिल्वर रेशियो, ये 2011 का लेवल आ गया, 2011 का लेवल। अब आप लोग खुद जाके थोड़ा रिसर्च करो, 2011 में से लेके 2000 उसके आने वाले 2-3 साल तक सिल्वर के साथ क्या हुआ था। तो मोटा मोटी मैं नहीं कह रहा हूं आज से ही म्यूजिक खत्म हो जाएगा, बट इट इज टाइम टू बी लिटिल कॉशियस। क्योंकि एक और चीज है, क्या हुआ था, सिल्वर अचानक से ये 1 महीने क्यों भागा, इसका भी रीजन है। बड़ी बड़ी बैंक्स जैसे जेपी मॉर्गन हो गई, HSBC हो गई, ये लोग कॉमेक्स पे ना शॉर्ट करके बैठे हुए थे। मतलब इनको अपने पोर्टफोलियो बनाना रहता है, तो ये बेच के बैठे, शॉर्ट मतलब ऊपर बेच के नीचे खरीदेंगे। तो ये जो इतना सिल्वर बेच के रखे थे, इनको भी नहीं पता था कि अचानक से पूरी इकोनॉमी ऐसे बदल जाएगी कि ईवी के लिए सिल्वर चाहिए, सोलर पैनल के लिए चाहिए, तो वो उल्टा पासा बन गया इनका। कुछ ऐसे बैंक्स होती है जो 1990 से शॉर्ट लेके बैठती हैं, ठीक है। तो अ लॉट ऑफ दीज कंपनीज हैड टू कवर देयर शॉर्ट्स, उनको लॉस बुक करना पड़ा। अब जब सोचिए, एक बलून है, ठीक है, एक बाल्टी है, एक बलून है। एक बलून को मैं बाल्टी के अंदर लेते जा रहा हूं, धीरे धीरे जाएगा, बट जैसे मैं ये छोड़ूंगा, बाहर हो जाएगा, ऐसा आ जाएगा। तो वही हुआ था, ये शॉर्ट थे, लेकिन वो प्रेशर नहीं हो पाया, तो ये शॉर्ट स्क्वीज कहते हैं इसे। ओके। मैंने एक और कंसेप्ट बता दिया आपके व्यूअर्स को, शॉर्ट स्क्वीज हुआ है, और उसके कारण अब रिटेल, आपके और मेरे जैसे लोग बावले हो रहे हैं, यार सिल्वर तो और जाएगा, क्योंकि अब हर कोई बात कर रहा है। अब देखो कहीं पर भी जाओगे, हर कोई सिल्वर कर रहा है। और ये एक समय होता है जब स्मार्ट इन्वेस्टर समझ जाता है कि भाई अगर किसी को रहना भी है निवेशित, तो मैं कहूंगा गोल्ड विल बी अ बेटर ऑप्शन। ओके। व्हाई? गोल्ड की, देखिए सिल्वर की डुअल यूजेज है। एक तो यूटिलिटी, सिल्वर ईवी में यूज हो रहा है, आपके पैनल्स में यूज हो रहा है, और दूसरा एज अ कमोडिटी हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं, सिल्वर ब्रिक्स रख देते हैं। गोल्ड को गोल्ड स्टैंडर्ड ही माना जा रहा है इतने सालों से। जब तक करेंसी या गोल्ड रिप्लेस नहीं होता, जब तक क्योंकि गोल्ड को आप रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, गोल्ड का आप कोई ऑल्टरनेटिव नहीं निकाल सकते हो। गोल्ड इज गोल्ड, लिमिटेड भी है, करेक्ट, लिमिटेड भी, करेक्ट। तो वो एक चीज हो गई। दूसरी चीज है, सिल्वर और गोल्ड में गोल्ड कम वॉलेटाइल होता है। तो अगर सिल्वर 20% गिरेगा तो गोल्ड 5-8% गिरेगा। सिल्वर हो सकता है 40% गिर जाए, गोल्ड 10% गिरेगा। तो ये आपके पास। तीसरा, हम रहते तो भारत में, लेट्स फेस इट, हमारे इधर गोल्ड का महत्व सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं होता, ये होता है बेटी की शादी, ये होता है सारी चीजों पे। तो उस हिसाब से हमें पता है कि इंडिया एज एन इकोनॉमी कभी ये बंद नहीं करने वाली कि शादियों में
गोल्ड ही नहीं यूज होगा, या किसी इवेंट में, या किसी का जैसे ब्राह्मणों में जनेऊ होता है तो उसमें गोल्ड नहीं देंगे किसी के गिफ्ट में, तो ये तो चलना वाला है। तो एक स्टोर ऑफ वैल्यू हमारे इधर रहेगा, तो हमारे लिए बेटर ऑल्टरनेटिव इज गोल्ड एट दिस लेवल। क्योंकि अभी ये जो रेशियो 1:58 वाला चल रहा है, ये बता रहा है कि सिल्वर अब ज्यादा महंगा हो रहा है रिलेटिवली इन कंपैरिजन टू गोल्ड। सिंपल सा लॉजिक लगाओ, अमेजोन में सेल लगती है तब आप खरीदते हो ना कि जब वो महंगा रहता है। तो सिंपल इधर जब सेल टाइप है, जब गोल्ड उतना में, आपको अगर मेटल्स में जाना है तो आप गोल्ड पे रखो rather than गोल्ड। अलग अलग फंक्शंस होते हैं ना, लोग बोलते हैं गोल्ड ज्वेलरी खरीदें, गोल्ड ब्रिक खरीदें या डिजिटल। देखिए ये बड़ा डिबेटेबल है, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है। एज अ फाइनेंस इन्फ्लुएंसर बोलूंगा ओनली डिजिटल, ओनली ETF, गोल्ड बीज आप लीजिए, सिंपल सा। अब आप इस चीज को देखिए, ये वर्स्ट केस सिनेरियोस लेते हैं। अगर एलियंस ने अटैक कर दिया, कुछ भी हो सकता है भाई, दुनिया है, कोरोना भी किसने सोचा था आएगा, आ गया ना 100 साल बाद। तो अगर एलियंस ने अटैक कर दिया, सारे एक्सचेंजेस खत्म हो गए, ठीक है, और अटैक करने के बाद वो चले गए, तब लोग किस चीज से एक्सचेंज करेंगे ग्लोबली? गोल्ड, फिजिकल गोल्ड। हाँ, क्योंकि डिजिटल वाले तो एक्सचेंजेस उड़ा दिए ना उन लोगों ने। करेक्ट। अब किसी को पता ही नहीं किसके पास क्या था, क्या रिकॉर्ड है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन। तो पहली बात है, देखिए फिजिकल गोल्ड आप तब रखो जब आपको पता है कि आप उसको सिक्योर्ड वे में रख सकते हो, क्योंकि चोरी होने के चांसेस बहुत मुश्किल। अगर आपको पता है कि भाई मेरा घर का सिस्टम ऐसा है, कुछ भी कर लो, बाहर चौकीदार वकीदार है, सब कुछ सेटअप है, देन इट्स ओके इफ यू कैन मैनेज। इफ यू कांट, इट्स बेटर टू रिमेन डिजिटल। क्यों? अभी जैसे अमित भाई आपकी बेटी है, मान लेते हैं आने वाले 20 साल बाद आप डिसाइड करते हो, उसने एक लड़का लेके आया, क्योंकि तब तक तो वो सभी खुद ही लाना ही है, ठीक है, तो वो खुद लेके आए कि भाई मेरे को शादी करनी है, नाउ यू बीइंग अ फादर वांट टू गिफ्ट हर गोल्ड। अब बहुत लोग क्या होते हैं, अभी से आप फिजिकल गोल्ड लेके रख लोगे, ठीक है, यूजुअली ज्वेलरी रख लेते हैं। ज्वेलरी में एक मेकिंग चार्ज लग जाता है विच इज नॉट रिफंडेबल, वो आपका लग जाता है। दूसरी चीज, जब फिजिकल गोल्ड आप 24 कैरेट लेते हो, जब 20 साल बाद बेचोगे वो 24 कैरेट में नहीं जाता, वो 20 कैरेट, 19 कैरेट, 22, हाँ 24 कैरेट। ये नहीं बताता मुझे, हाँ, इम्प्योरिटीज आ जाती हैं। अच्छा, ओके, तो इट इज नॉट बीइंग सोल्ड। हाँ, बट अब जस्ट इमेजिन करो, अगर आप बोलते हो कि मेरे को भारत की अर्थव्यवस्था पे भरोसा है, तो सिंपल है, ये नहीं चला तो फिर तो आप और हम भी नहीं चलेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है, ये है। और आपका इंटेंट यही है बस कि बेटी की शादी के लिए करना है। देखिए मैंने फ्री एडवाइस आपको इसमें दे रहा हूँ, ठीक है, तो और मैं चार्ज नहीं कर रहा हूँ, तो चलेगा, ठीक है। ये जरूरी भी है, उसका पापा आपको सुनाई देता है। बिल्कुल, बहुत क्यूट सी है इनकी बेटी। हम लोग अभी ट्रिप पे भी गए थे, तो मैं तो कान में भी गूंज रहे थे। बट अगेन टू द पॉइंट, अगर आपका यही इंटेंट है कि मुझे फ्यूचर उस चीज के लिए करना है, तो गोल्ड बीज एंड सिल्वर बीज, ये ETFs होते हैं, इस पे आप जब जब इतना वैल्यू का हो, आप उतने फ्रैक्शन में लेते जाओ। व्हाई? क्योंकि इन एनी केस आपको तब ज्वेलरी भी गिफ्ट करनी है। दो चीज है, 20 साल बाद अभी जो आपने ज्वेलरी ली है, हो सकता है उसका ट्रेंड ही चले गया हो, ये भी तो सोचिए। और भैया लड़कियां होती है बड़ी चूजी, जो कि होगा, हाँ वो होगा ही कि अरे पापा अब तो ये वाला ऐसा ऐसे नागिन वाला टाइप आया, मेरे को ये वाला नहीं चाहिए। करेक्ट। तो वैसे भी आपको तब मेल्ट करना पड़ेगा वो जबरदस्ती का। हाँ फायदे में तो भी रहोगे कि गोल्ड अभी लिया तब वैल्यूज आ, बट बेटर क्या होगा कि आप ETFs में सेम ही चीज कर रहे हो, गोल्ड ऊपर जाएगा तो ETF भी ऊपर जाएगा, सिल्वर ऊपर जाएगा तो ETF, वो नीचे तो ये भी नीचे, आप उसी में रख रहे हो। दूसरी चीज, आपको चोरी डकैती का डर नहीं है, आप उसी में लेते जा रहे हो। आपको जितना लेना था, बहुत सिंपल आइडिया दे रहा हूं आपके सारे व्यूअर्स को, आपने डिसाइड किया था कि मेरी बेटी को मैं 10 लाख रुपए का सोना देने वाला हूं, तो आप अभी से थोड़ा थोड़ा, प्लस इधर आपके पास लग्जरी है, आपको एक साथ जाके दुकान में जाओगे तो एक ऑब्लिगेशन होता है 40,000 का लेना ही है, इधर आप 5,000 1000 रुपए का भी ले सकते हो। थोड़ा 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 अपनी हैसियत के हिसाब से आपने 10 20 30 लाख का कर लिया, उस समय पे जो वैल्यू हो तब रिडीम करो। एक बार का टैक्स भरना है, बार बार करना ही नहीं है मेकिंग वेकिंग, आप उसको गिफ्ट दे दो, उतने का सोना उस समय का खरीद लो। समझ रहे हैं? तो ये स्मार्ट तरीका नहीं लग रहा आपको? Absolutely. कि ना चोरी का डर, ना मेरे को मेकिंग चार्जेस देने, मैं सिंपल सा, ले बेटी ये ले 30 लाख रुपए, तू अपने हिसाब से खरीद ले, सिंपल। तो आई थिंक दिस इज द मच बेटर रेशनल अप्रोच। फिजिकल कब रखना है कि भाई आप बहुत बड़े आदमी हो, बहुत बड़े, जैसे अमित कुमार जैसे, तो उस समय पे आप बोलते हैं कि भाई मेरा फॉरेन ट्रेड होता है, मेरा इंटरनेशनल डील्स होता है, उस समय पे कि भाई कल को पूरी दुनिया खत्म हो गई, अगर आप उस लेवल पे सोचते होते हैं बहुत लोग, दुनिया खत्म हो गई, ये हो गया, तब आप वो फिजिकल रहो, अदरवाइज इट इज फाइन। बट याद रखिए, एज पर सेबी, डिजिटल गोल्ड इज अ स्कैम। ओके,
देयर इज समथिंग कॉल्ड गोल्ड ETFs, आप उसी में डालिए, अच्छा ओके एक्सचेंज के थ्रू ETFs में डालिए। डिजिटल गोल्ड के नाम पे बहुत ज्यादा स्कैम्स हुए हैं, तो प्लीज वो मत कीजिए। ओके ओके फैंटास्टिक। आई कम टू द अनदर पॉइंट जो मेरे को अक्सर लोग जब मैनिफेस्टेशन की बात आती है तो वहाँ बहुत शेयर करते हैं कि सर मेरा IPO लग गया। तो ये मुझे बहुत लोग शेयर करते हैं एंड मैंने कई जगह पढ़ा कि IPO इज अ स्कैम। आई डोंट नो व्हाट इट इज, व्हाट डू यू थिंक? स्कैम बोलना गलत होगा, बिकॉज एक स्टार्टअप ओनर इतने साल मेहनत करता है, उसके बाद बनाता है, तो वो अपने काम का प्रीमियम ले रहा है। क्योंकि सोचिए उसने 10 साल तक शायद सैलरी भी ढंग से नहीं उठाई, कुछ भी नहीं किया, तो एक बार अपनी वैल्यूएशन बना के वो कर रहा है इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के साथ मिलके। ऑब्वियसली कुछ लोग जबरदस्ती का इतना वैल्यूएशन करके करते हैं जो कि क्लियर उनका इंटेंट बताता है कि भाई तुम्हारा इंटेंट कभी कस्टमर को फायदा करना नहीं था, तुमको अपनी जेब भरनी थी, सिंपल सा है। और ग्रीड किसी ना किसी पॉइंट पे बहुत लोगों को ले लेता है, ठीक है। लेकिन आप ये चीज देखिए, अगर लोगों को जो IPO के लिए इतने उत्साहित होते हैं, उनको पहले 2 चीजें देखनी है। जो अच्छा IPO होता है वो कसम खा के बताओ कितने लोगों को लगता है। अप्लाई आप जरूर करोगे, लेकिन आपको लगना पेटीएम ही है। आप कुछ भी कर लो, नहीं है, आप लोग ही बताएंगे। जो सबसे बढ़िया IPO होता है वो पूरे गली मोहल्ले के हर उस बंदे को लग जाएगा जो आज तक स्टॉक मार्केट में नहीं है, आपको नहीं लगेगा, ये गारंटी है। तो पहली बात है, आपका पैसा ब्लॉक भी होगा, क्योंकि पहले जब अप्लाई करते हो अलॉटमेंट पे पहले ब्लॉक जाएगा। ब्लॉक के बाद भी आपको पूरे अमाउंट का नहीं मिलेगा। मान लो आप 2 लाख रुपए का ले रहे हो, HNI कैटेगरी 3 लाख का भी ले रहे हो, आपको पूरा का नहीं मिलता है। आपको मिलेंगे 30,000 के शेयर, 40,000 के शेयर। अगर लग भी गए तो आपको वो पैसा भी पूरा ब्लॉक्ड रहता है उस पूरे महीने, ठीक है। फिर वो रिफंड आता है, उसमें पैनिक हो जाता है, 2 दिन तक रिफंड नहीं आ रहा, भैया मेरे पैसे भी नहीं लगे, मेरा IPO भी नहीं लगा, कब आएगा। एंग्जाइटी आपकी फालतू बढ़ गई उस चक्कर में। प्लस आप उस चीज पे खेल रहे हो कि मेरे को लिस्टिंग पे एक 20-25% का रिटर्न मिल जाए। टेक्निकली आप डाल रहे हो 3 लाख रुपए, आपको लग रहा है 30,000 रुपए। 30,000 रुपए का अगर आपको 30% भी लग जाता है तो वो 9,000 रुपए होता है। लेकिन आपने ब्लॉक तो 3 लाख रुपए किए हुए ना, तो लगा तो आपका 9,000 3 लाख रुपए। दैट इज नंबर 1। दूसरी चीज आप समझिए, इन्फोसिस नाम की इतनी बड़ी कंपनी थी, वो इतनी विख्यात थी, उसका IPO अंडर सब्सक्राइब था, लोगों ने लिया ही नहीं था। और आज देखिए उसका क्या वैल्यू है। पॉइंट क्या कह रहा हूं कि अगर सही में कोई कंपनी अच्छी है, उसके IPO के बाद भी आप लोगे तो कोई टेंशन है। डीमार्ट के IPO के बाद भी अगर किसी ने लगा, उसका पैसा 4 से 5 गुना हुआ, 4 से 5 गुना हुआ। हाँ, आपको वो 100% स्टार्टिंग का नहीं मिला, ठीक है ना भाई, एटलीस्ट ये चीज तो हो गई कि आपने संतुष्टि से बैठे, उसके बाद आपने लिया। जितनी भी सबसे बड़ी IPOs आई हैं ऑन रिकॉर्ड, वो सबसे ज्यादा बड़ी वेल्थ डिस्ट्रॉयर रही हैं। आरकॉम का IPO याद करो, आर पावर का IPO याद करो। ये किस्से तो बहुत आपने सुने होंगे ना स्टॉक में। अगर तुमने 20 साल पहले लगाया 1 लाख रुपए, अरे भैया 1 लाख रुपए उन IPO में लगाए होते तो आज तुम्हारे पास कर्जा होता। सिंपल सी बात है, ये समझो। तो ये चीज हो गई। तीसरी चीज, आप जितने भी सबसे टॉप वाले देखोगे, हार्डली 20% ऐसे होंगे जो 5 साल बाद आपको एक डिसेंट रिटर्न निकाल के दे रहे हैं। अभी हाल फिलहाल का एक फेमस किस्सा देखिए, साल भर के अंदर ही क्या हालत हो गई है। एक भाई साहब है जो अपने आप को भारत का एलॉन मस्क कहते हैं, आए दिन कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देते रहते हैं। उनकी ऐप से आधे टाइम कैब बुक करो, मिलती नहीं है। 80% डाउन है उनका शेयर IPO के बाद से, हाईएस्ट लेवल से। तो ये डिस्ट्रॉय किसका? उन्होंने तो अपना कमाया, आप पे चिपकाया, आपकी गलती है। तो आई नीड पीपल टू अंडरस्टैंड, उन्हीं IPO में लगाओ। एक DRHP करके एक फाइलिंग होती है जिसपे सब कुछ लिखा रहता है। जब भी कोई कंपनी IPO, उसको पहले स्टडी करो। स्मार्ट है कि उस स्टेटमेंट को लो और उसको ChatGPT को पढ़ा दो। बोले भाई बता इसमें क्या सही है क्या गलत है, इतना तो कर लो। सिंपल सा हैक दे रहा हूँ, कोई फाइनेंस इन्फ्लुएंसर कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप ये कर लो। वो बता देगा भाई इसमें तो ये समझ जाओ कि भैया इसमें जाना है कि नहीं जाना है। और सही में बहुत अच्छी है, सही में बिजनेसमैन ऑथेंटिक है, अच्छा काम करता है। तो IPO के बाद भी आप उतना ही पैसा, आप 30,000 लगाने वाले थे, 30,000 लगा दो, ठीक है। आपको लिस्टिंग के 40% नहीं बनेंगे, लेकिन आने वाले 2 साल में 200% अगर जो बनने थे वो तो बन जाएंगे। सिंपल है। तो मेरे हिसाब से IPO इज नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट only if you study the entire document and you are 100% convinced, and अगर उसके बहुत ज्यादा शोशाबाजी नहीं हुई है तो ही आप लगाओ, अदरवाइज मत लगाओ। ओके ओके। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज के टाइम में, वापस से ट्रेंड में ये तो बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया, ये IPO वाला बहुत ज़रूरी था। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आज के टाइम में, जब भी वर्किंग प्रोफेशनल से बात करते हैं, आई थिंक मेनी ऑफ देम हैव दिस वन थिंग ऑन देयर कार्ड्स, इज कि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ।
और ऑनेस्टली लाइक क्योंकि हम मैनिफेस्टेशन मनी ये सब की बात करते हैं तो हमें लोग बताते हैं, ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि ट्रेडिंग में कोशिश कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, एंड बट राइट नाउ आई एम इन लॉस बट आई विल गेन बैक। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट ट्रेडिंग, कि ट्रेडिंग क्या है और ये किसके लिए एडवाइजेबल है? ट्रेडिंग का सबसे बड़ा होता है एक कॉस्ट, वो आपका पैसे का कॉस्ट नहीं है, वो आपका समय का कॉस्ट नहीं है, वो है साइकोलॉजिकल कॉस्ट। जो वो साइकोलॉजिकल ड्रेनिंग करेगा ना आपको, धीरे धीरे करके रोज के फ्लक्चुएशन देखना, ऊपर गया नीचे गया, हार्ट बीट ऊपर नीचे। अब एक दुर्भाग्य की बात बताता हूँ, जस्ट कल ही मैं देख रहा था एक सोशल मीडिया पे, मेरे ही पहचान वाले हैं, एट द एज ऑफ 36 ही सफर्ड हिज फर्स्ट हार्ट अटैक, ऑल्दो सेफ 36, इट्स अ वेरी मीगर एज। एंड दैट पर्सन सेड मैं एक्सरसाइज भी करता हूँ, मैं हेल्दी भी खाता हूँ, बट देन एक पैटर्न मैंने देखा था और मेरे को उनके लिए टेंशन थी, क्योंकि मैं पिछले 3 हफ्ते से देख रहा था वो मार्केट में लॉन्ग जा रहे थे, बहुत हैवी खरीदते जा रहे थे विथ लेवरेज एंड ट्रेडिंग कर करके, ऑप्शंस बाय कर करके। तो आई कनेक्टेड इवन दो ही वुडंट बी वोकली सेइंग दिस थिंग। उन्हीं 3 हफ्ते में मार्केट ऊपर से नीचे आया एंड वो सारा वो था पैसा। तो कहीं ना कहीं देखिए, पैसा एक बहुत इमोशनल कनेक्ट आपके साथ बनाता है, एक एनर्जी होती है। करेक्ट। तो वो कहीं ना कहीं वो इफेक्ट किया, विच इज लीडिंग टू समथिंग। ऑब्वियसली देयर कुड बी अदर फैक्टर्स आल्सो, बट दिस इज। तो ट्रेडिंग का साइकोलॉजिकल जो बैंडविड्थ चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैक्सिमम लोगों के पास वो नहीं है, इंडिया में नहीं होता। क्योंकि आप समझिए, पहला चीज क्या होता है कि इंडिया में आपके पास बहुत बड़ा बैकअप मोस्ट ऑफ द पीपल के पास नहीं है। आप नौकरी कर रहे हो, नौकरी से 1 लाख कमा रहे हो, उसी का 70,000 आप ट्रेडिंग पे लगा रहे हो, प्लस खर्चा निकालना है, तो आपके पास कोई बैकअप नहीं है। अगर आपके पास अच्छा बैकअप है, आप देखोगे इंटरेस्टिंग चीज, सब दुनिया के सबसे या देश के सबसे बड़े ट्रेडर्स वो हैं जिनके पास सबसे बड़ा बैकअप है। उदाहरण के तौर पे राधा किशन दम्मानी सर 1,20,000 करोड़ कमा लिए हैं ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग से। वो डीमार्ट चलाते हैं जहां से उनको कंसिस्टेंट कैश फ्लो आता है। लेट राकेश झुनझुनवाला जी की बात करो, और वो तो सिर्फ ट्रेडिंग करते थे, किसने क्या, एल्केमी कैपिटल से उनको कंसल्टिंग फी मिलती थी। किएन का जैसी मूवी के वो प्रोड्यूसर रह चुके हैं। जुहू में 800 करोड़ के रेंटल्स उनको घर थे। तो ही ऑल्सो हैड बैकअप। इनिशियली ब्रोकरेज में भी वो घुसे हुए थे। और देखिए, एक आध आउटलायर होते, वॉरेन बफेट सर तो नहीं करते। वॉरेन बफेट सर का जो बर्कशायर हैथवे कंपनी है, उसने सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट गीको नाम की इंश्योरेंस कंपनी से करा, क्योंकि वॉरेन बफेट सर के दिमाग में लगा कि इंश्योरेंस कंपनी सबसे मुनाफे में है। ये उस चीज का पैसा लोगों से प्रीमियम लेती है जो आधे लोगों के साथ होगी नहीं, मरने वाली चीज। तो कहीं ना कहीं मेरे पास फ्री कैश आएगा, उसी कैश को मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा और उधर से पैसा कमाऊंगा। और उन्होंने उस समय पे वो किया, तो उन्होंने स्मार्ट तरीके से वो वाली चीज करी है। अगेन टॉकिंग अबाउट, आप जितने भी मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, everybody has a big backup। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आपके भी जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मैं खुद ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग होने के बाद ये कहूंगा कि भाई, आप एज अ ट्रेडर जब मार्केट में आते हैं तो आपकी लड़ाई सिर्फ 2 चीजों से हो रही है। एक आप खुद से, आपके इमोशन से, और दूसरा मशीन से। 98% ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में मशीन से होती है, एल्गोस से होती है। सामने वाला बस मॉनिटर कर रहा है, मशीन पंच करी ठक 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 ठक। अब आप मेरे को बताओ, क्या मशीन के आगे हम सोच भी पाएंगे? वो माइक्रो सेकंड्स में एक्शन कर जाएंगे, हम देखते रह जाएंगे तब तक। अरे अरे ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। मशीन में कोई इमोशन नहीं है। एल्गोरिदम्स, टेक कंपनीज सेटअप एल्गोरिदम्स वहां पे पंच करती हैं, बाय सेल। और मशीन कितनी एडवांस हो गई, आप क्या करोगे? मैं 9 साल पहले की बात बता रहा हूँ, अभी की बात, अभी तो पता नहीं कहाँ चलोगे। 9 साल पहले एक कंपनी का सीईओ आके खड़ा होता है, अपने क्वार्टर रिजल्ट्स वो अनाउंस करने वाला है। वो अनाउंस करने के पहले मशीन्स ऑर्डर प्लेस कर रही हैं, किस बेसिस पे? कि मशीन 9 साल पहले बिहेवियर स्टडी कर रही है कि जब भी लास्ट 40 बार इसने अपनी कान खुजाए है और उसके बाद ऐसा किया, रिजल्ट बेकार आया है। ये डेटा पॉइंट से, और उसके बाद अगर उसने छींक दिया तो ये और बुरा गिरा है। और जब भी इसने वर्ड यूज किया है बिगेस्ट, इसका मतलब ये गिरा ही है। वो ये एनालिसिस कर दे रही है जब तक आप सोच भी नहीं सकते। माय गॉड। आप उन लोगों के साथ प्रैक्टिस कर रहे हो, डील कर रहे हो, जो लोगों के पास न्यूज जो आप अखबारों में देख रहे हो, जो आप टीवी पे देख रहे हो, वो स्टेल है, बासी है। ये वो लोग हैं जो न्यूज होने से पहले इनको पता है क्या हो रहा है। मैं नाम नहीं ले रहा हूं इधर, तो लेजिट नहीं लूंगा। मेरे लिए एक शॉकिंग एक्सपीरियंस था, आपको शायद मैं ऑफ कैमरा बता दूंगा, इधर अब लोगों को गेस करने दूंगा। आज से कुछ साल पहले बात है, ठीक है? मैं सेक्टर भी नहीं बताऊंगा क्योंकि लोग उसमें बहुत ज़्यादा वो हो जाएंगे। तो एक बहुत फेमस हमारे इधर के एंटरप्रेन्योर थे, उन्होंने बहुत बढ़िया बिजनेस बनाया था, ठीक है? और फिर मुझे ना एक कॉल आया, समबडी गुड पॉलिटिकली कनेक्टेड। तो उन्होंने मेरे को कहा कि भाई इन एंटरप्रेन्योर का मर्डर हो गया है।
तो मैंने बोला मैं फटाफट न्यूज़ देखा, मैंने बोला ऐसे तो कुछ नहीं है। बोले मर्डर हो गया, 3 दिन बाद आएगा सुसाइड हुआ है क्योंकि कर्जा बहुत आ गया, इससे दिखाया जाएगा। मैंने बोला क्या बकवास कर रहा है। मैंने रखा, ठीक है। और मैंने घर पे वाइफ, फादर सबको बोला कि यार वो तो मतलब, क्योंकि मैं उन सीईओ से मिला हुआ हूँ, ठीक है। ओके। हाँ, मिला हुआ हूँ क्योंकि एक कुछ चीज़ थी जो टास्क हुआ था, तो उसके चक्कर में हमारा एक समय पे डिनर हुआ था। मतलब ये उस इवेंट के 6 साल पहले की बात होगी, 5-6 साल पहले की बात है। तो मैंने बोला यार तो बढ़िया है, 3 दिन बाद हर जगह न्यूज़ फ्लैश सुसाइड हुआ है। एंड आई एम लाइक डैम, ये क्या चीज़ है। तो आप सोचो मतलब लोगों को कहाँ कहाँ की कैसी चीज़ें होती हैं। तो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज अगेन कमिंग टू द ट्रेडिंग पार्ट, आप ऐसे लोगों से लड़ रहे हो, मशीन्स हैं, आप ऐसे जिनको सारे इन्फॉर्मेशन पहले से है, जिनके हाथों की आठ कठपुतली हो। देखो अभी एक स्कैम बाहर आया था जिसको सेबी ने पकड़ा था, जेन स्ट्रीट नाम का। 36,000 करोड़ रुपीज उनने साल भर में कमाए इंडियन मार्केट से। कैसे? बहुत सिंपल सा चीज़ है, आपके दर्शकों को समझा देता हूँ। तो आप सोचो आप क्या इनके सामने ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे। सबसे ज्यादा ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं लोग इंडेक्स में, निफ्टी या बैंक निफ्टी में, कि निफ्टी का ऑप्शन खरीद लिया, बैंक ने सुना होगा आपने, निफ्टी ऑप्शन खरीदा, बैंक निफ्टी ऑप्शन करा। बैंक निफ्टी में उल्लू बनाया। बैंक निफ्टी में उस समय पे जब मैं बात कर रहा हूँ 12 कंपनीज होती हैं बैंक निफ्टी के अंदर, HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI। गिनती के 4 को भी अगर आप हिला दो तो पूरा हिल जाता है, क्योंकि उनका वेट इतना ज्यादा है, 30%, 20% इस तरह से, और बाकी तो चुन्नू मुन्नू टाइप के। ये वाली कंपनी क्या करती थी, जिस दिन उन्हें ऑप्शंस, उनने सस्ते में ऑप्शंस बाय कर लिए, मान ली खरीद लिए हैं, तो वो उस दिन क्या करेगी, कैश में अपने काउंटर पार्टी से, उनके पास पैसों की कमी नहीं है, ले भाई 5,000 करोड़ का इधर ऑर्डर डाल, ये उठा, आज ही निकाल देंगे, ब्याज पे उठा ले सारा। 5-10 हज़ार का करोड़ किया, तो इधर इन्हें जो सस्ते में ऑप्शन खरीदा है ये 3 गुना हो गया। चलो इधर बेच दिया एक बार, चल डाल दे इंट्राडे, काम खत्म, फिर निकाल दिया। जिस दिन बेचना, चल पुट ऑप्शन खरीद ले भाई इधर का, अब बेच बेच बेच, जो भी है तेरे पास बेच दे, नीचे खरीद लेंगे अपन, फिर खरीद लो। ऐसे कर कर My God. और ट्रेस नहीं रखा था, लेकिन हमारे रेगुलेटर इतनी स्ट्रांग थी, उन्होंने निकाल लिया कि भैया अच्छा ये घपला कर रहे हैं। इसी तरीके का एक स्कैंडल हुआ था जिसको हम कोलोकेशन स्कैम बोलते हैं, जो आज से कुछ साल पहले हुआ था, जिसमें कि ब्लेम गया था उस समय के देन फाइनेंस मिनिस्टर पे भी। एक चाणक्य करके सॉफ्टवेयर बनाया गया था। तो क्या होता है अमित भाई, आप कौन सा ऐप यूज करते हो म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टिंग के लिए? ज़ेरोधा। तो ज़ेरोधा में जब आप प्राइस देखते हो, वो एक्चुअल में प्राइस आ रहा है अपने पास 15 सेकंड लेट है, बट किसी को मैटर नहीं करता, सब में वही सेम है, 14 से 15 सेकंड है। 15 सेकंड में क्या ही हो जाएगा, मतलब इन्वेस्टर के तो कुछ होएगा नहीं। ये क्या होता है कि आप इसको ऐसा समझिए कि ये कंप्यूटर सर्वर है, ठीक है, जहां से मेन डेटा सबको जा रहा है। इसी के पीछे एक बैकअप सर्वर है, बैकअप सर्वर जो इंस्टेंट डेटा पा रहा है, लेकिन इसको यूज नहीं कर सकते आप। ये यूज कब होगा कि कभी इसमें खराबी हो गई, लाइट चले गई, कुछ चले गया, तो ये तब डेटा प्रोवाइड करेगा, ये बैकअप के लिए। तो इंटरनल करप्शन से कुछ ब्रोकर्स को ये पीछे वाले का एक्सेस हो गया। तो अब सोचिए 15 सेकेंड फॉर कंपनीज हु हैव बिग मशीन्स, उनको 15 सेकेंड पहले पता है रिजल्ट खराब, बेचो, तो आपको तो देखते ही 3% नीचे दिख रहा है। My God, okay. आप समझ रहे हो? तो ये था कोलोकेशन स्कैम। माना जाता है उस समय पे तो दिन का 200-400 करोड़ का मुनाफा कमाते थे, दिन का। तो माई पॉइंट इज आई एम नॉट ट्राइंग टू, अब आप बोलो, कुछ लोग बोलेंगे अरे यार ये तो डीमोटिवेट कर रहा है। मैं जानता हूँ सोशल मीडिया वाले को, मैं जानता हूँ वो हर सोशल मीडिया वालों ने आपके पैसों से अपना पूरा एम्पायर बनाया हुआ है। या तो किसी समय पे एफिलिएट किया हुआ है, एफिलिएट में बहुत अच्छा पैसा मिलता है, मैं बता दूं, सिंपल सी बात है, ठीक है, मुझे नहीं मिला है बट मिलता है। दूसरा, वो लोग ने या तो किसी समय पे कोर्सेज बेचा है, नथिंग बैड, ठीक है, उन्होंने वो किया हुआ है। तीसरा, उनके मल्टीपल एवेन्यूज हैं, किसी का कैफे है, किसी का रियल एस्टेट का काम है, किसी का 4 चीजें हैं। चौथा, यूट्यूब पे ब्रांड डील्स कर रहे हैं जिससे कि उनको पैसा बन रहा है। क्या आपके पास वो बैकअप है? आपके पास बैकअप बन जाए, कोई नहीं रोक रहा, दैट इज नंबर 1। दूसरी चीज है जो मैंने बताया, साइकोलॉजिकल बैंडविड्थ इतना जा रहा है। आप खुद सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडर अब नहीं रहे, लास्ट टू लास्ट ईयर उनका देहांत हो गया, वो जिम साइमंस थे। जिम साइमंस ने वॉरेन बफेट सर का भी एनुअल रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है, ये कम लोगों को पता है। क्वांट के जीनियस थे, MIT में पढ़ाते थे, पुणे वाला नहीं, वो विदेश वाला, तो वहां पे पढ़ाते थे। अब उनका जो पोस्ट कमीशन शेयरिंग 66% का एनुअलाइज रिटर्न 30 साल तक बनाया था रेगुलर। माय गॉड,
मतलब अगर कमीशन लगा दो तो 100% हो सकता है, ठीक है। तो वो भयंकर बना रहे थे, उनका 66% है। अब सिंपल सा आंकड़ा लगाइए, अगले बार कोई आपके पास आए ना, आप सामने वाले से पूछना भाई तेरा कैपिटल कितना है जिसमें तू सोच रहा मैं ट्रेडिंग में धुरंधर बनूंगा। वो बोलेगा 1 लाख रुपए या 5 लाख या 10 लाख, जो भी बोलेगा, ठीक है। अब 1 लाख में बोलता हूँ भाई तू जिम साइमंस का भी बाप है, 66 नहीं तू 70% बनाएगा, दुनिया का 0.0001% है, ब्रह्मा जी का आशीर्वाद है तुम्हारे ऊपर, 70% बनाएगा। 1 लाख पे साल का 70% कितना हुआ, 70,000 रुपए। महीने के हिसाब से अगर आप ब्रेक डाउन करेंगे तो 5,500 से 6,000 रुपए, 6,000 रुपए पकड़ लीजिए। 6,000 रुपए में मजाल तुम नोएडा छोड़ो, गाजियाबाद के आउटस्कर्ट्स में एक घर भी रेंट पे रख लो, खाना पीना कर लो, एज अ बैचलरेट भी आप कर लो, मुश्किल है। तो यहीं से तो गणित निकलता है कि आपको एक बेस कैपिटल भी बड़ा क्यों लगता है, और एनर्जी जाएगी, एनर्जी जाएगी, वो इतनी मेहनत, और तो बस वो कैपिटल इतना बड़ा, इतनी सारी चीजें तो कहाँ से। इसलिए मैं आपके व्यूअर्स को कहूंगा कि दुनिया में सिर्फ ट्रेडिंग एक जरिया नहीं होता पैसे कमाने का। आप तभी आओ जब यू आर एक्चुअली ईटिंग, ब्रीदिंग, स्पीकिंग, थिंकिंग एंड एक्चुअली इंप्रूविंग एंड लर्निंग अबाउट ट्रेडिंग एवरी डे। अगर आप सिर्फ एस्केप मैकेनिज्म के लिए आ रहे हो कि मेरे को नौकरी से छुटकारा चाहिए, तो मत आओ। बेस्ट थिंग इज इन द लॉन्ग रन इन्वेस्टर बन के आप सारे ट्रेडर्स को पीछे छोड़ दोगे, इतिहास गवाह है। अभिषेक भाई बहुत बहुत डिटेल में, आई थिंक बहुत जो कोर इंसाइट है जो हमें इकोनॉमी वाइज वर्ल्ड लेवल पर, दुनिया के लेवल पे क्या हो रहा है और हमें फाइनेंस को किस नज़रिए से देखना है, आपने बताया, बहुत क्लियरली समझ में आया। मेरा एक सवाल है यहाँ पर कि 2026 जैसे अभी साल शुरू हो रहा है, हाउ डू यू वांट पीपल टू अंडरस्टैंड फाइनेंस? और एक मिडिल क्लास आदमी जो आज कमा रहा है, मान लो 50,000 रुपये कमा रहा है, 50,000 से लाख रुपए के बीच में कमाता है, उसके फाइनेंशियल डिसीजन आज के टाइम में किस तरीके से होने चाहिए? ब्रॉड सजेशन क्या होने चाहिए? पहला, हमेशा अपने एसेट एलोकेशन को दिमाग में रखिए, अपने नीड्स, अपने रिस्क, अपने एपेटाइट, अपने गोल्स के हिसाब से। Okay. उदाहरण के तौर पे सिंपल कुछ कैलकुलेशंस अगर रख लेंगे तो वो सिंपल सा है, मैं सिंपल धारणाएं बता देता हूँ। सबसे पहले 82 से आपकी जो भी एज है पहले उसको माइनस कर दो। तो लेट्स से अगर कोई व्यक्ति यंग है जो देख रहा है 22 का है तो 60 हो गया, अगर कोई ओल्ड है जो 70 पे तो 10 हो गया। ठीक है, ये वो परसेंटेज है, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इक्विटीज में लगना चाहिए। सही, ठीक है। इट कुड बी थ्रू म्यूचुअल फंड, इट कुड बी डायरेक्ट। अब बोलोगे भाई मेरे तो एज 70 हो गई, तो यस आपको रिस्क कम लेना चाहिए भैया, कब दिल का दौरा लग जाए कह नहीं सकते, और इक्विटी ऊपर नीचे हो जाता है। तो दिस इज सिंपल चीज है। बाकी आपका जो बचता है उसको आप सेफ, फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स, एफडी, डेट इंस्ट्रूमेंट, इन सारी चीजों पे आप लगाएंगे। पहला चीज ये एक सिंपल रूल होगा। करेक्ट है। दूसरा रूल आपको लगाना है रूल ऑफ 72, जो मैं बहुत पहले भी बता चुका हूं। 72 क्या होता है कि आप किसी भी एसेट क्लास से जितना परसेंटेज रिटर्न बना रहे हो 72 से उसको डिवाइड करो। एग्जाम्पल सिंपल तरीके से, अगर आप अमित भाई बोलते हैं कि आज मेरे को एक आलिशान बंगला लेने का है और वो मेरे को बहुत सस्ते में मिल रहा है, 30 साल की ईएमआई है, 1 करोड़ रुपए मेरे को ले रहा है, लेकिन बस एक प्रॉब्लम है, 20% का मेरे को वो करना है, क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट भरना है। ठीक है, तो 72 से पहले 20 को डिवाइड करो। ठीक है, 72 को जब आप 20 से डिवाइड करोगे तो मोटा मोटा 3.5 लेते हैं, 75 होता है बट 3.5 लेते हैं। ठीक है, ये 3.5 साल में आपका पैसा डबल होता है। रूल ऑफ 72 इज अपने परसेंटेज को डिवाइड करो उतने में डबल होता है। तो अब आप मैथ्स लगाओ, ये लोन वालों को भी अब समझ में आएगा। अगर 20% में ले लिया, हाइपोथेटिकल ले रहे हैं, 3.5 साल में ये लोन 2 करोड़ का हो गया, 30 साल के लिए लिया है। ठीक है, और 3.5 साल में मतलब 7 साल में हो गया डबल 4 करोड़। 4 फिर 8 8 16 16 32 32 64 64 100 क्रॉस। माय गॉड, ओके। बट जस्ट इमेजिन, इसको अपने फेवर में लगाओ ना। अगर आपकी स्किल में इतनी मास्टरी, या आपका बिजनेस, अब आप समझोगे क्यों बड़े बड़े बिजनेसमैन कभी नहीं बोलते हम 50% से ग्रो करना चाहते हैं 60। एक टाइम पे बड़े बनने के बाद भैया मैं 15% पे भी ग्रो करूंगा ना हर साल, चल जाएगा, मैं इतना बड़ा बन जाऊंगा। अब समझिए, तो लोन वाले में जो मैथ चल रहा है वो अपने फेवर में यूज करो। तो आप जब भी कोई एसेट क्लास देखो विच इज टू लुक्रेटिव, वो रेड एरिया, उससे दूर रहना है भैया। 40% ईयर ऑन ईयर। भाई साहब, एक कंपनी थी LTCM करके। LTCM को कौन चलाते थे? नोबेल लॉरेट्स, नोबेल प्राइज विनर्स, दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट, लंदन बिजनेस स्कूल और इकोनॉमिक्स वालों के स्टूडेंट्स चलाते थे। 40% का वो CAGR देती थी। 3 साल बाद बैंकरप्ट हो गई, जब बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट नहीं संभाल पाए इतना बड़ा रिटर्न। तो आपको समझना है मीन रिवर्जन, सिंपल सी बात है। तो ये हो गया दूसरा कंसेप्ट आपने समझ लिया। तीसरा कंसेप्ट आप समझो कि वॉरेन बफेट सर एक कंसेप्ट बोलते हैं सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। अगर अमित कुमार आज
सबको इंस्टेड ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाने लग जाते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट, वो नहीं चल पाएंगे। करेक्ट। सिंपल सी बात है। अगर लेट्स से कोई भी बड़े जो गुरु लोग हैं स्पिरिचुअल जो सिखा रहे हैं, वो अचानक से सिखाने लग जाएंगे फाइनेंस, एक आध साल शायद चल जाए मार्केटिंग, वो नहीं चलेंगे। तो सबका एक सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस होता है। करेक्ट। आपको आइडेंटिफाई करना है कि मैं किस बिजनेस में अच्छा कर सकता हूं, मैं किस प्रोफेशन में अच्छा कर सकता हूं, क्योंकि वहीं पर आपकी एक्टिव इनकम बढ़ेगी। और प्लीज रिमेंबर, काफी लोग दुनिया भर के थंबनेल में हाउ टू मेक 10 टाइप्स ऑफ पैसिव इनकम ये करते हैं। आपकी पैसिव इनकम तब तक नहीं बढ़ सकती जब तक आपकी एक्टिव इनकम नहीं बढ़ेगी। तो फोकस ऑन एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम अपने आप बढ़ जाएगी। एज सिंपल एज दैट। क्योंकि पैसिव इनकम सर, लेकिन स्टॉक मार्केट से डिविडेंड तो मिलेगा। डिविडेंड आपको अगर 10 लाख का डिविडेंड कमाना है तो 1 करोड़ के शेयर रखने पड़ेंगे आपके पास। पहले 1 करोड़ के शेयर लेने की औकात बना लो। वो कैसे बनेगा? एक्टिव इनकम। तो पहले अपने कोर स्किल, बेंजामिन ग्राहम भी यही चीज कहते थे, द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट इज ऑन योर सेल्फ। पहले अपने स्किल को डेवलप करो, जिससे कि आप एक्टिव इनकम इतना करो कि वहां पे 15% भी बने हर साल, तो वो पैसा ओवर 20 ईयर्स, कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर, वो बहुत बड़ा बन जाएगा। तो ये चीज है। नेक्स्ट चीज है, प्लीज आपको समझना पड़ेगा दो डिफरेंस, डेट और बैड डेट। एक अच्छा कर्जा होता है, एक बुरा कर्जा होता है। अच्छा कर्जा वो होता है जो अपने ग्रोथ, अपने एक्सपेंशन, अपने एसेट्स, अपनी ऐसी चीजों में लगता है जो आपको आगे चल के पैसा देगा। अगर आज मैं एक iPhone 17 Pro Max लेता हूं, तो ऑन द कंटेंट साइड मैं उससे अच्छी वीडियो बना पाऊंगा, और ऑन द कंटेंट साइड मेरे को और डील आएगी, बेटर डील आएगी, मेरा पूरा पैसा बनते जाएगा। वो एक बार का 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट है, जिससे मैं निकालूंगा 15 लाख। करेक्ट। इट इज एन एसेट। एक कॉलेज गोइंग यूथ जो इसका कंटेंट में भी इंटरेस्ट नहीं, कुछ नहीं है, बस ये चीज होगी कि वो शिमला अपने दोस्तों के साथ ट्रिप में गया था, उसी के पास एंड्रॉइड था, सबके पास आईफोन था, और एयर ड्रॉप नहीं हुआ, इसलिए खुन्नस में उसने अगर आईफोन ले लिया वो भी उधार पे, तो भाई वो उसके लिए सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो है कि EMI भी भर रहा है भैया 5-5, 6-6 हजार रुपए, पापा की जेब भी काट रहा है, और तुम उससे, तो ये हो गया बैड, ये हो गया गुड। तो हमेशा अगर एक कार ली गई है मिडिल क्लास द्वारा, और वो कार आपके गराज में 365 दिन में से 340 दिन पड़ी रहती है, तो ये आपके लिए बेकार था। सच बता रहा हूं। उसके जगह पे अगर आपने वो 340 दिन किसी ड्राइवर को भाड़े पे चढ़ा दी, ओला उबर पे लगा दिए, तो वो आपके लिए अब एसेट बन गया। सिंपल सी बात है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों को समझना पड़ेगा उनके नीड्स एंड वांट्स, उनके एसेट्स और लाइबिलिटीज, ये सारी चीजों का बाइफर्केशन समझना पड़ेगा। एंड फाइनल चीज, अब हम इनका एक रोड मैप बना देते हैं, जो भी एक मिडिल क्लास व्यक्ति है, कि भाई मैं क्या करूं। सबसे पहले जो मैंने कहा, अपने एक्टिव सोर्स इनकम बनाना है, तो अपने स्किल्स में इन्वेस्ट करने लग जाओ। अगर तुम्हारे 50,000 से 1 लाख है, कंपनी में हो तो अपनी स्किल्स और सर्टिफिकेशन इतने बढ़ा लो ताकि तुम्हारा प्रमोशन थोड़ा जल्दी हो, या जब स्किप करोगे दूसरी कंपनी में तो तुमको एक बहुत बड़ी हाइक मिले। दैट इज नंबर 1। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, SIP जो कहते हैं 500, 1000, 1500 सबसे हो सकता है, कहीं मत करो म्यूचुअल फंड में, सीधे इंडेक्स फंड में करो, और कहीं मत करो। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड मैंने ये तक बता दिया है। हर महीने ऑटो पे में उस पर लगा दो। भले ऑटो पे क्यों, मेरे पास जब मैं हर खुद से नहीं डालूंगी, क्योंकि अचानक से एक फेस्टिवल आएगा, दिवाली में सबके घर पे आपको सोन पापड़ी भिजवानी है, सोन पापड़ी में सारा पैसा खर्च हो जाएगा, 2 महीने के आपके चले गए। SIP ऑटोमेटिक लगा दोगे तो आपके पास क्योंकि पहले से ही कट गया, तो अब आप दे सकते हो। तो दूसरी चीज आपने वो कर दी। तीसरी चीज है, जो भी मॉडर्न डे एरा में सबसे ज्यादा क्रेज चल रहा है, उस चीज में पैसा लगाओ ही मत। जो सबसे ज्यादा चल रहा है उसमें पैसा मत लगाओ। अच्छा। भेड़ चाल में हमेशा लोगों का नुकसान हुआ है। एक ट्यूलिप मैनिया हुआ था आज से बहुत सालों पहले, जिसमें लोगों ने फूल खरीद लिए थे। एक समय पे एक फूल का दाम होता था 1 शिप जितना, इतना बड़ा मेनिया था। जिस दिन वो बबल फटा, लोगों के घर पे फूल ही रह गए, वो भी सड़ गए थे, बट पैसे नहीं बचे थे। तो ये इस तरह से बहुत क्रेजी बबल्स निकले हुए थे। तो जो भी सबसे ज्यादा चल रहा है उससे ना दूर हो जाओ। उसमें अगर बैठे भी हो तो फटाफट निकाल के दूर हो जाओ। सिंपल सी बात है। चौथी चीज है, अपने आप को फाइनेंशियली लिटरेट बनाओ। वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके लिए किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं। अगेन आपके यूजर्स है, फ्री बताता हूँ। ChatGPT के साथ दिन भर ये बतियाते हो ना कि मेरी डार्लिंग मोनालिसा को मैं इंप्रेस कैसे करूं, आज मैं उसको कौन से अच्छे वर्ड बोलूं। इसके जगह पे आप उससे पूछ लो, हे ChatGPT, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो ये एसेट क्या होता है, इजी शब्दों में बताओ कि ये एसेट मैं कैसे बना सकता हूं। उसके साथ ये बात, वेरी गुड, कि आप ये सिंपल सी चीजें करोगे तो इतनी सारी चीजें आपको पता लगेंगी। आप उससे ये सब बातें करो, आपको भी मजा आएगा, इंटरेक्टिव लर्निंग भी हो जाएगी, और आपको सीखने भी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। तो आप इस तरह से वो चीजें करो। 5वीं चीज है, आपको ये चीज बहुत समझने की जरूरत पड़ेगी
कि जो बोलते हैं हिंदी कहावत है, हर चमकता हुई चीज़ सोना नहीं होती है। तो आपको समझना पड़ेगा, जब आईपीओ की आपने बात करी, इसी तरह बहुत सारी कंपनियां होती हैं जिसको बहुत ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता है, लेकिन ये कंपनियां कैसी होती हैं कि आज अगर आपके और मेरे सामने एक मृत शरीर पड़ा हुआ है, उस मृत शरीर को मैं अगर बहुत भयंकर मेकअप कर लूंगा और फोटो खींचूंगा तो फोटो में तो बहुत अच्छा लगेगा, बट जब 5 दिन बाद अपन उसके सामने कोई क्रॉस करेगा तो जो स्टिंकिंग आएगी, करेक्ट, वो असलियत है। तो आपको कुछ दिखाया जा रहा है, वो है कुछ और। तो इस चीज से आपको सतर्क रहना है, आपको अपना इंटेलेक्ट लगाना है, टू ग्रीडी नहीं होना है, और हमेशा वेल्थ के बारे में, पैसे के बारे में एक चीज समझो, पैसा जो जल्दी बनाने जाता है वो 30 साल में पैसा बना लेता है, और जो आराम से पैसा बनाता है वो 20 साल में बना लेता है। क्योंकि 23 साल इसलिए लगते हैं क्योंकि 10 साल तो उसको समझने में लग जाता है कि 23 से पैसा नहीं बनेगा, तो बाकी 20 साल बनाना होता है। क्या बात है, क्या बात तो है। हैव पेशेंस, आराम से बनाओ, कोई गाड़ी कहीं नहीं जा रही है। एक्टिव इनकम आप बढ़िया वाला बना लो ना यार अमित भाई, मल्टीपल। और हाँ, कोविड ने एक चीज सिखाई, कभी भी अपना सारा पैसे का सोर्स एक जगह से मत रखो। एक नौकरी गई, आपकी ईएमआई चल रहे, सब चल रहा है, सब खत्म हो जाएगा। तो प्लीज मेक श्योर समय चलते आप कुछ एवेन्यूज क्रिएट करो। मैं नहीं कह रहा हूं आज के आज आप अभी से सोचोगे तो हो सकता है 1-2 साल बाद वो क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे कि भाई रेंटल इनकम कहीं से आ रही है। मतलब मैं आपको लेजेंड बता रहा हूं कि फाइनेंस क्रिएटर्स की इकोनॉमी में मैं हैरान हूं, काफी मिलियन वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सडनली दे लाइक कि यार हमारा ये बिजनेस डूब गया, हमारा बहुत नुकसान हो गया, हमसे ये नहीं हो पा रहा है। फाइनेंस वाले होके भी उन्होंने सारा स्टेक एक जगह पे लगा दिया, और दुनिया भर को डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं। माय पॉइंट इज कि आपने अगर 100 सोर्सेज, या 100 नहीं बोल रहा हूँ, 4 सोर्सेज भी रखे तो भी आपको एटलीस्ट ये तो नहीं है डिपेंडेंसी कि ये चले गया तो वो है। अभी आपको ही देखिए, सिंपल सा है व्यूअर्स, आप अपन दोनों का ही देखते हैं। आपका यूट्यूब चैनल है, आई नो एडसेंस ज्यादा किसी को नहीं देता, बट ठीक है, कुछ तो दे रहा है, ठीक है, वो है। कहीं ना कहीं से ब्रांड डील्स आती हैं, कहीं ना कहीं से कुछ दूसरी डील्स आती हैं, देन कोर्सेज होता है। ऑब्वियसली वी आर गिविंग वैल्यू इन रिवॉर्ड, ऑब्वियसली वैल्यू कहीं हमको रिवॉर्ड मिल रहा है, लेकिन हमने भी कोई एक जगह पे नहीं रखी है। आज आप एक ऑफिस सेटअप करके इतना बढ़िया काम इसलिए कर पा रहे हो बिकॉज आपने कहीं अपने एवेन्यूज बनाए हैं। आप कहीं ना कहीं माइंड में एक चीज के लेके चल रहे हो कि भैया अगर 15 महीने भी कुछ नहीं हुआ तो मैं प्रिपेयर्ड हूं इस चीज के लिए, करेक्ट। तो ये लोगों को समझना पड़ेगा। ये सारी चीजें अगर सॉर्ट हो गई ना, नथिंग कैन स्टॉप। एंड बिकॉज यू आर द ओनर ऑफ रीडर्स बुक क्लब, मैं ये कहूंगा भाई, मैं शायद पहले भी आपके पॉडकास्ट में हमेशा कहूँ, प्लीज मेक रीडिंग योर हैबिट। मैं बोलता हूँ सिर्फ 15 मिनट पढ़ो, मत पढ़ो, ज्यादा मत पढ़ो, 15 मिनट्स प्रोडक्टिव रीडिंग करो। ये नहीं सीरिया ने इधर वॉर कर दिया, ये नहीं, आप क्या सीख रहे हो, समथिंग अराउंड योर डोमेन। बिकॉज दैट 15 मिनट्स, ब्रूस ली ने वो जो कहावत कहा था कि मैं उन 10,000 किक से नहीं डरता हूं जो एक बार प्रैक्टिस की गई है, मैं उस एक किक से डरता हूं जो 10,000 बार प्रैक्टिस की गई है। तो जब आप अपने कोर चीज को बार बार रोज 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 रिफाइन करते जाओगे तो आप इतने बढ़िया मास्टरपीस बन जाओगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। सुपर्ब। मेरा एक फाइनल सवाल, बिल्कुल, बट आई थिंक दिस वाज द जो आपने बताया वो फाइनल के लिए बहुत अच्छा था, बट एक अचानक से मेरे मन में एक सवाल आया। आज के टाइम में आप देख रहे हो इंडियन इकोनॉमी में इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से भी काफी चीजें कैश को लेकर आ रही है। कैश विड्रॉल, कैश का यूज, करेक्ट, सब चीजें ऑनलाइन वो कर रहे हैं। ये क्या साइन है, मतलब ये किस डायरेक्शन में? ये बेसिकली ब्लैक मनी को रोकने की कोशिश की जा रही है कि बहुत सारे रूल्स है कि 10 लाख रुपए से ज़्यादा का अगर आपके इसमें कैश का ट्रांजैक्शन हुआ है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में तो इनकम टैक्स को रिपोर्टिंग होती है। अगर आपने क्रेडिट कार्ड का 2 लाख रुपए से ज़्यादा कैश में पेमेंट किया है तो इनकम टैक्स वालों को रिपोर्ट होती है। अगर आप गिफ्ट्स दे रहे हैं XYZ अमाउंट से ज़्यादा तो रिपोर्टिंग होती है। अगर आपने स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स 10 लाख से ज़्यादा किए हैं तो भी रिपोर्ट, ये होता है रिपोर्टिंग हो रही है। ये नहीं कह रहा कि आप पे केस हो जा रहा है, ये हो रहा है। ये रिपोर्टिंग क्यों हो रही है? ये बेसिकली बता रहे हैं कि जब भी आप 10 लाख या 2 लाख इस तरह का ट्रांजैक्शन करते हैं या FD एक बहुत बड़ा बनाते हैं तो वहां पे सिग्नल जाता है। अगर आपके पास पैन कार्ड है, आपके पास सब कुछ लेजिट प्रूफ्स हैं, देन इट्स ओके। आपके एक इंक्वायरी आएगी, आप बताओगे, और इंक्वायरी सबको किसी पॉइंट पे आती है, दैट्स ओके। बट ये एक चीज दर्शा रही है कि सरकार इस चीज को लेके काफी स्ट्रिक्ट हो रही है कि जो ब्लैक मनी है, काला धन है, उसको अगर आप जब इधर से उधर घुमा रहे हो उस पर हमारी नजर है। अगर तुम पकड़े गए तो भाई तुम्हारी खैर नहीं, 80% आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, पैसा भी देना पड़ेगा, सारी चीज़ें। तो मेरा ना आपके व्यूअर से एक चीज़ है, ये आप सीखो SME कंपनीज, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस से। SME कंपनीज क्या हो रही थी, 5 साल पहले कैश में बहुत काम होता था बहुत सारी कंपनीज का कि भाई ठीक है, नॉर्मल है, ये है वो है, लेकिन अब वो रेयरली करती हैं। क्यों पता है? जो लिस्टेड हो गई हैं SME एक्सचेंज, क्योंकि उन्होंने एक चीज़ देखी कि अगर हम कैश वैश में करते हैं तो टैक्स वैक्स तो बचा लेंगे, ठीक है,
लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट में सबको पता तो रहता है कि ये 2 नंबरी का भी थोड़ा काम करते हैं, तो हमको वो वैल्यू नहीं मिलेगी। लेकिन आज अगर मैं अपने बुक्स क्लीन रखता हूं, मैं एथिकल रहता हूं, मेरी गुडविल बहुत अच्छी रहती है ना, तो मैं जब लिस्ट होऊंगा तो मेरा वैसे भी मेरे को 4 से 5 गुना ज्यादा का वैल्यूएशन मिल जाएगा। तो ये 20-30% बचाने से बेटर है मैं अपनी वैल्यू बढ़ा दूं, तो मैं टैक्स भी ज्यादा दूंगा पर वैल्यू भी तो ज्यादा होगी। तो मैं ये कहूंगा कि भाई ऑनेस्टली सरकार को आप टैक्स भरो। आपको लगता है आप स्मार्ट हो कि भाई ये नहीं ट्रैक होगा, भैया 4-4 5-5 साल पुराना भी वो खोद खाद के निकाल लेंगे। आप उनको बेवकूफ मत समझो, वो सब कुछ स्मार्टली ट्रैक कर देते हैं। आप बोलोगे लेकिन वो तो बड़े बड़े उद्योगपति भी तो ये करते हैं, वो जब पकड़े भी जाते हैं तो आपके पास उनके पास एटलीस्ट ये रहता है कि लंदन जाने की टिकट होती है, पहुंचने का जुगाड़ रहता है, आपके पास है नहीं है तो फिर प्लीज मत सोचो। तो ये सारी चीज है, क्योंकि देखिए लंदन जाना है उसके बाद पॉडकास्ट कर लेते हैं वो लोग भी। तो आपको समझना, आपके पास अगर वो प्रिविलेज नहीं है, एक्सेसिबिलिटी नहीं, और वो भी कोइंसिडेंस में होता है पॉडकास्ट जैसे हमारा हो रहा है, तो आपको समझना है कि नहीं है, तो प्लीज आप जितना, क्योंकि अमित भाई क्या होता है, एक सुकून की नींद से बेटर और कुछ नहीं होता है। तो आप जब लीगली कंप्लाई करते हैं, सारी चीजें समय पे करते हैं और प्रॉपर सब कुछ डॉट करते हैं ना, तो कल को कोई नोटिस भी आए, ये भी आए, तो आप शांति से उसको रिप्लाई कर सकते हैं। बट आपने कुछ कपट किया होगा ना, हमेशा वो रात को कि आपकी नींद उड़ जाएगी। तो आई डोंट थिंक सो दैट्स वर्थ। फैंटास्टिक, सो थैंक यू सो मच अभिषेक भाई। आई थिंक बहुत बार ऐसा होता है कि जब आपको ऐसा महसूस होता है कि बहुत कुछ पूरे देश में, पूरी दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है, और मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे, क्योंकि कहीं ना कहीं पब्लिक मीडियम से जब आप जानना शुरू करते हो ना, तो अलग अलग पर्सपेक्टिव मिलते हैं, ठीक है। और आई थिंक मेरा जब मैंने डिसाइड किया पॉडकास्ट करी, तो मेरे को लगा कि नहीं यार, मतलब एक इंसान जिनके फैक्ट्स पे मुझे बहुत भरोसा है, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जिन्हें सब पता होता है जिन्हें सब पता होता है। अरे एक्चुअली आपके ऑब्जर्वेशन, आप जिस तरह से इस चीज़ों को स्टडी करते हैं, मैं तो क्लोजली पर्सनली भी जानता हूँ आपको, तो मुझे लगा इस पर बात करनी चाहिए। और आज आपके जो विजडम है, आपका नॉलेज है, वो आई एम श्योर अबाउट जितने भी लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको बहुत कुछ समझ में आया होगा। और हो सकता है कोई ऐसा सवाल हो सकता है जिसका जवाब आप ढूंढ रहे थे और इस पॉडकास्ट में आपको मिल गया, तो वो भी मुझे कमेंट करके बताना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे आपने कहा कि 15 मिनट हमें किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। और रिसेंटली हमारी पहली किताब लॉन्च हुई है, मैनिफेस्ट एनीथिंग इन 100 डेज। और आई थिंक ये किताब बहुत अच्छी शुरुआत हो सकती है, कोई भी अगर इस किताब को पढ़ना चाहता है, क्योंकि इसमें हमने ऐसी 100 डेज का प्लान दिया है, जिसमें हर कोई सिर्फ एक चैप्टर को पढ़ के, जो कि 2 या 3 पेजेस का ही होगा, उसको पढ़कर 100 डेज कंसिस्टेंसी के साथ अगर करेगा, तो वो अपने जीवन में कुछ भी मैनिफेस्ट कर पाएगा। ये मेरे खुद की, जो भी मैंने 16 साल में मैनिफेस्टेशन के बारे में समझा, एक्सपीरियंस किया, या लोगों से सीखा, कोचेस से सीखा, मल्टीपल किताबों से सीखा, वो सब कुछ जो आता था सब डाल दिया। तो एंड आई वांट टू गिव यू दिस कॉपी। थैंक यू सो मच अमित भाई, एंड डेफिनेटली आई एम गोइंग टू रीड दिस वन। एंड मैंने देखा था सोशल मीडिया पे ऑलरेडी बेस्ट सेलर है। एंड मेरी पूरी दुआएं हैं, विशेस हैं कि और भी बहुत ही भयंकर हो। एंड ऑब्वियसली आई विल शेयर माय फीडबैक विद यू इन पर्सन, जैसे ही मैं इसको पूरा पढ़ लूंगा। थैंक यू सो मच। तो जितने भी लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो सर को बहुत सारे कमेंट जरूर कर देना यहाँ पर, और सर के चैनल को भी मैं टैग करूंगा। वैसे तो दुनिया फॉलो कर रही है उनको ऑलरेडी, लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पर हैं तो वहां जरूर जाना है आपको, और वो सारा प्यार देना कि ये पॉडकास्ट के बाद हम वहां पर आए हैं। ये सही है। तो थैंक यू सो मच। एंड और अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पर पॉडकास्ट किया जाए, तो कमेंट करके जरूर बताना। बुक का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, कमेंट पिन में भी डाल दूंगा, ताकि आप भी उसकी एक कॉपी खरीद सके। थैंक यू सो मच अभिषेक भाई, बहुत बहुत थैंक यू सो मच।